नमस्कार, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। आप देख रहे हैं खरा सौदा। आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ है मेरे सहयोगी आशीष। कल की तेज बिकवाली के बाद बाजार के लिए सेंटिमेंट आज भी है कमजोर। अमेरिकी बाजारों में गिरावट हुई है। आज यूएस फेड की बैठक पर नजर है, लेकिन एक संकेत जो थोड़ा सा मूड को और स्पॉइल करेगा, खराब करेगा, वो है एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा। सिर्फ कैश में नहीं, कैश में तो 6,400 करोड़ रुपए की बिकवाली के आंकड़े आए हैं, लेकिन इंडेक्स ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, वहां पर भी बिकवाली का ही आंकड़ा है और सेंटिमेंट निश्चित तौर पर ये कमजोर करेगा। सवाल ये है कि क्या बाजार में आपको गिरावट पर खरीदारी करनी है या फिर अभी दूर रहना है, वेट करना है। दिसंबर का महीना चल रहा है, लिक्विडिटी थोड़े से ड्राई होते हैं और एफपीआईज दूरी बनाते हैं और एफपीआईज को बाजार से दूर करने को लेकर एक सेबी का भी एक सख्त फैसला आया है। उस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कितनी गंभीर है और क्या चिंताएं बढ़ रही थी। लेकिन पहले ये जान लेते हैं, अगले आप 2.5 घंटे हमारे साथ बने रहिएगा और आपको हम इंडेक्स को लेकर गाइड करेंगे। स्टॉक्स न्यूज़ कौन से होंगे वो बताएंगे आपको। ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स के दम पर कहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं और बड़ी खबरों का भी तड़का होगा। हमारे साथ बने रहेगा, एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और आपकी पक्की वाली प्लानिंग हम करवाएंगे। लेकिन 4 बड़े ट्रिगर से शुरुआत कर लेते हैं जहां पर रहेगी आज बाजार की खास नजर। तो अमेरिकी बाजार में लगातार हमने देखा है कि डाउ जोन्स 9वें सत्र में गिरा है और 1978 के बाद ये पहली बार हुआ है जब 9 सत्र की बिकवाली डाउ जोन्स में हुई है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स आज 80 अंक ऊपर है लगातार कमजोरी के बाद, लेकिन कल तीनों जो फ्रंटलाइन इंडेक्स है अमेरिका में, डाउ, नैस्डैक, S&P 500, तीनों के तीनों गिरावट के साथ बंद हुए हैं। डाउ में गिरावट ज्यादा थी, 260 अंकों की नरमी के साथ डाउ जोन्स कल बंद हुआ है। लेकिन चीन के बाजार में, हांगकांग के बाजार में, कोरिया के बाजार में आज तेजी है। सिर्फ आप जापान के बाजार को छोड़ दीजिए तो बाकी एशियाई बाजारों से संकेत ठीक ठाक ही है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी है नरम, 24,350 के आसपास है। कल की 330 अंकों की गिरावट के बाद आज भी राहत के कोई संकेत बाजार में नहीं दिख रहे हैं। कल 50 में से 49 शेयर टूटे हैं, याद रखिएगा। तो सेंटिमेंट थोड़ा सा डावाडोल है बाजार का। इसके अलावा एफआईज कैश में 6,409 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। एफएनओ में भी बिकवाली की है। इंडेक्स ऑप्शंस में फिर से बिकवाली का एक बड़ा आंकड़ा आया है। तो एफआईज के फ्रंट पर भी बाजार की चिंता लगातार बढ़ रही है, लेकिन कुछ डील्स हुई हैं। स्टॉक स्पेसिफिक देखिए, एक्सपर्ट्स भी ये सलाह दे रहे हैं और हम भी आपसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि बाजार में इंडेक्स में अगर जोखिम दिख रहा है साफ साफ, अगर कोई एक तरफ का ट्रेड नहीं मिल रहा है या फिर गिफ्ट निफ्टी के क्यूज को भी अगर इंडेक्स फॉलो नहीं कर रहा है तो आप इंडेक्स छोड़ दीजिए। कुछ दिनों तक स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइए, सेक्टर स्पेसिफिक हो जाइए, बाजार में आपको मौके जरूर मिलेंगे। ये पेन्ना सीमेंट, सांघी इंडस्ट्रीज का अंबुजा सीमेंट में मर्जर हो गया है। रेशो वगैरह क्या होंगे इसके, वो भी आपको हम आगे बताएंगे स्टॉक्स इन न्यूज़ के जरिए, और आपको हम गाइड भी करेंगे अंबुजा सीमेंट के शेयर को लेकर, सांघी इंडस्ट्रीज को लेकर भी। तो ये 4 बड़े ट्रिगर आज बाजार के लिए ग्लोबल संकेत किस तरह के हैं, उनसे क्या आप रीड करें, आपके मायने की चीजें क्या हैं, ये समझते हैं। आशीषा बताइए किस तरह के ग्लोबल क्यूज हैं। आज तो वैसे नजरें सभी की सभी यूएस फेड के रेट डिसीजंस पर होंगी। बिल्कुल, सबकी नज़र यूएस फेडरल रिजर्व की बैठक जो आज खत्म होगी और देर रात उसका आउटकम निकल कर आएगा। 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन कमेंट्री क्या निकल कर आती है 2025 के इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट और ट्रैजेक्टरी को लेकर, उस पर सबकी नज़र रहेगी। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी की बात करेंगे। कमज़ोर ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 55 अंकों की गिरावट के साथ 24,360 के आसपास। कल के सत्र में भी भारी गिरावट दिखी थी और आज भी शुरुआती दौर में कमजोरी ही दिखाई दे सकती है। एशियाई बाजारों की बात करें तो यहां पर मिले जुले संकेत है। निकेई यानी जापानीज मार्केट में करीब 0.3% की गिरावट दिखी है। कॉस्पी में आधे % से ज्यादा की तेजी है। और चीन और हांगकांग के बाजारों की बात करें तो यहां पर भी आज सुबह तेजी निकल कर आई है। लेकिन अमेरिकी बाजारों में कल नरमी दिखी। याद रखें, 9वें दिन लगातार डाउ जोन्स लाल निशान में बंद होता हुआ नजर आया। डाउ जोन्स करीब आधे % से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ।
नैस्डैक और S&P 500 में भी करीब आधे % की गिरावट कल के सत्र में दिखी। याद रखें, सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजारों में टेक शेयरों में अच्छी खासी तेजी दिखी थी, लेकिन कल वो ट्रेंड रिवर्स होता हुआ नजर आया। सभी दिग्गज टेक कंपनियों में भी कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी। एनवीडिया 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ और अल्फाबेट इस स्टॉक में भी करीब आधे % की गिरावट कल के सत्र में दिखी। लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर भी आज सुबह नरमी दिखी है। S&P 500 फ्यूचर्स 0.1% की गिरावट, नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में भी करीब 0.3% की गिरावट दिखी है। तो कल तो गिरावट थी ही, लेकिन अमेरिकी फ्यूचर्स में आज सुबह भी गिरावट निकल कर आई है। लेकिन जैसे हमने बताया, सबकी नज़र फेडरल रिजर्व के आउटकम और 25 बेसिस पॉइंट के रेट कट के अनुमान और कैसा आउटकम निकल कर आता है उस पर रहेगी। यूरोपियन बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी कल कमजोरी दिखी। डैक्स 0.3% की गिरावट के साथ बंद हुआ। फुटसी और कैक की बात करें, कैक 0.1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन डैक्स और फुटसी में आधे से 1% की गिरावट कल दिखी। इसके अलावा कमोडिटी मार्केट की बात करें तो याद रखिए, सोने और चांदी पर भी इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखाई देता है। लेकिन उसके पहले सोने में थोड़ी सी तेजी, $2,665 पर आउंस के आसपास सोना। वही चांदी की बात करें तो $31 पर आउंस के आसपास चांदी कारोबार कर रहा है। इसके अलावा कमोडिटीज़ की बात करें तो ब्रेंट क्रूड में करीब 1% की गिरावट दिखी है, $73 पर बैरल के आसपास। वही WTI क्रूड में भी करीब 1% की गिरावट। FIIs के आंकड़े कैसे रहे उस पर भी एक बार नज़र डाल लेंगे। FIIs ने कल करीब 6,500 करोड़ की बिकवाली की। याद रखें, बड़ा आंकड़ा है। थोड़ी सी खरीदारी दिखी थी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन कल फिर एक बार करीब 6,500 करोड़ की बिकवाली दिखी और ये फिगर भी काफ़ी बड़ा है। DIIs की बात करें तो 2,700 करोड़ की खरीदारी कल दिखी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,200 करोड़ की बिकवाली, इंडेक्स ऑप्शंस में करीब 30,000 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 6,400 करोड़ की बिकवाली दिखी। वही स्टॉक ऑप्शंस में भी करीब 4,000 करोड़ की बिकवाली कल के ट्रेडिंग सेशन में दिखी। लेकिन अभिषेक, FIIs की होल्डिंग से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं, कैसे बदलाव दिखे हैं और उसका इम्पैक्ट भारतीय बाजारों पर आज कैसे दिखाई देगा? देखिए शीशा, FIIs को लेकर चिंता है। लॉन्ग की पोजीशन जो है कल के सत्र में हम करीब 39% के आसपास देख रहे थे, वो घट के आ गई है 36% के आसपास की। और देखिए, कल हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ थे हेलियस कैपिटल के दिनशा रानी। उनसे हम पूछ भी रहे थे कि अच्छा FIIs पैसे निकाल के जा कहाँ पर है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी में बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं। तो उनका यही कहना था कि नहीं, यहाँ से भी पैसे निकल रहे हैं, चीन से पैसे निकल रहे हैं और पैसे वो रूट हो रहे हैं कहीं नहीं, अमेरिका की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड यील्ड थोड़े से ऊपरी स्तर पर है, वहाँ पर एक उनको सेफ्टी नेट मिल जा रहा है। और कल हमने देखा कि FIIs की 6,400 करोड़ रुपए की बिकवाली आई है और बाजार में कल जिस तरह से कमजोरी का सेशन चल रहा था, इस बात की आशंका थी कि फिर से FIIs की बिकवाली आएगी। तो नेट अगर आप देखिए, कल तक हम देख रहे थे कि 11 साढ़े 11 हज़ार करोड़ रुपए नेट बाइंग थी दिसंबर के महीने में, अब वो घट के हो गई है 4 साढ़े 4 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास की नेट। तो टेंशन थोड़ी सी FIIs के फ्रंट पर बढ़ी है। और सिर्फ कैश के आंकड़े नहीं, आप देखिए इंडेक्स फ्यूचर में 1,200 करोड़ रुपए की सेलिंग है, इंडेक्स ऑप्शंस में वहां पर 30,000 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है, स्टॉक फ्यूचर्स में 6,500 करोड़ रुपए की और स्टॉक ऑप्शंस में करीब 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की बिकवाली है। और दिक्कत की बात यह है कि देखिए FIIs के पास ना अभी भी गुंजाइश है, अभी भी वो बेच सकते हैं। अभी भी पोजीशन कितनी उनकी 36% के आसपास लॉन्ग है इंडेक्स ऑप्शंस में, तो नीचे की दायरे अभी खुले हुए हैं। देखने वाली चीज़ होगी कि क्या कुछ होता है FIIs की तरफ से अगले कदम। लेकिन निश्चित तौर पर थोड़ी सी चिंता की बात ज़रूर है। जिस चीज़ की आशंका थी, जो हमें लग रहा था, आखिर वही हुआ है। और मैं आंकड़े चेक कर रहा था, पिछले कई सत्र से इंडेक्स ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो बिकवाली के ही आंकड़े आ रहे हैं। इक्का दुक्का अगर हम छोड़ दें, 13 दिसंबर को हमने देखा था कि 49,000 करोड़ रुपए की बाइंग आई थी, लेकिन उसके पहले जो आंकड़ा बाइंग का था वो बहुत पहले था, वो मतलब याद भी नहीं है कि कब आया था। तो लगातार सस्टेन्ड सेलिंग, ना सिर्फ हम अच्छा कैश में तो इक्का दुक्का बाइंग के आंकड़े आ भी रहे हैं, लेकिन बाकी जो आंकड़े हैं FIIs के फ्रंट पर, इंडेक्स फ्यूचर्स के, इंडेक्स ऑप्शंस के, वो वीक ही आ रहे हैं। वहां से बाजार के लिए किसी सपोर्ट के संकेत नहीं मिल रहे हैं। तो ये एक चिंता बाजार में बनी रहेगी। और आज हम देखिए गिफ्ट निफ्टी जो संकेत दे रहा है आपको ना 60 अंक नीचे खुलने का, इसमें कहीं ना कहीं ये वाली टेंशन थोड़ी सी ज्यादा है।
हालांकि एक खबर जो आई है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट वाली कि सेबी ने सख्ती की है एफपीआई को लेकर, तो वो भी बाजार को परेशान थोड़ा सा करेगी। कल शायद बाजार में इस चीज़ की आशंका थी कि सेबी कुछ कदम उठा सकता है ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के जरिए हेजिंग को लेकर, क्योंकि देखिए क्या है कि एफपीआईज की जो पार्टिसिपेशन है जो एफएनओ में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और उसके चलते क्या है कि हमारे यहाँ वोलेटिलिटी भी आई है। अब एफपीआईज चूंकि बड़े पैसे लेके आते हैं, बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, और उसके चलते वो कहीं ना कहीं बाजार में एक कह सकते हैं कि बड़े प्रभाव डालने की स्थिति में होते हैं। तो उसको लेकर ये कदम उठाए गए सेबी की तरफ से। हालांकि जो निवेशक हैं उनको ज़्यादा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, और एफआईज के, क्योंकि क्या है ना कि एफआईज दो तरह के हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ वो बड़ी अवधि के लिए पैसे डालने बाजार में आ रहे हैं, वो ट्रेड भी करते हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट वाला पैसा है शायद उसके मोमेंटम पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ये एक शॉर्ट टर्म की कह सकते हैं कि ये टेंशन ज़रूर है। हालांकि सेबी का मकसद ये है कि ये जो वायदा में जो वोलेटिलिटी चल रही है इसको चेक किया जाए, इसको कर्ब किया जाए, और उसको लेकर ही ये कदम उठाया गया है। तो ऑलरेडी एफआईज की कैश में जो बिकवाली हो रही है वो तो टेंशन ही, एफएनओ में जो कुछ एफआईज कर रहे हैं उस पर भी सेबी की नज़र थी, और ये सर्कुलर आया है सेबी की तरफ से, और शायद इसका इम्पैक्ट हम हो सकता है कि कुछ दिन तक और बाजार में अभी हम देखेंगे। बिल्कुल, तो ये एफआईआई की पोजीशनिंग, लेकिन कल के सत्र में देखें तो याद रखें बाजार में बिल्कुल भी रिकवरी नहीं दिखी थी और दिन के निचले स्तर पर बाजार बंद होता हुआ नजर आया। वॉलेटिलिटी में भी अच्छी खासी बढ़त दिखी कल के ट्रेडिंग सेशन में। लेकिन अभिषेक, आज के लिए क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कौन से ट्रिगर्स और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? आशीषा, देखिए कल जो भी क्रूशियल सपोर्ट से निफ्टी के वो ब्रेक हुए हैं, 24,400 मान के चले थे कि एक सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर भी बाजार ने उसको रेस्पेक्ट नहीं किया है। तो ये एक टेंशन है। तो हम कौन से सपोर्ट को सेफ माने, सवाल ये खड़ा हो जाता है। देखिए मोटा मोटी अगर कोई मेरी माने तो मैं ये कहूँगा कि आप कुछ दिनों तक ना, जब तक इंडेक्स में कोई डिसाइसिव मूव नहीं आता है, मैं तेजी और मंदी दोनों की तरफ कह रहा हूं, तब तक आप इंडेक्स में कोई ट्रेड लेना छोड़ दीजिए तो बेहतर होगा। आप स्टॉक स्पेसिफिक होकर बाजार में ट्रेड कीजिए जहां मौके दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए शेयरों को लेकर ना वो खबरें आती रहेंगी, न्यूज का फ्लो रहेगा और आप वहां पर फोकस करके चल सकते हैं। इंडेक्स को अगर आप छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। कल की गिरावट जो रही, आप देखिए 50 डीएमए के नीचे जाकर बाजार बंद हुआ है, दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग हुई है, और एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कोई कायदे की रिकवरी की कोशिश करे बाजार इंट्राडे में। आरआईएल, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी या फिर इन्फोसिस, टीसीएस, भारती एयरटेल, ये तमाम शेयर जो हैं ये बड़े स्टॉक्स हैं, ब्लू चिप्स हैं, और इनसे उम्मीद की जाती है कि ये बाजार को थोड़ा सहारा देने का काम करेंगे। लेकिन किसी भी शेयर से सपोर्ट आते हुए बाजार के लिए हमने देखा नहीं, और उसका नतीजा ये था कि कल 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमने देखी। आग में घी डालने किया हमने देखा, चूंकि अब फियर का और वोलेटिलिटी का इंडिकेटर है, इंडिया विक्स 14.5 के ऊपर चला गया है, 15 के आसपास अगर जाएगा थोड़ा सा तनाव भी और बढ़ेगा, लेकिन 3-3.25% के आसपास की उसमें तेजी रही। बाजार के लिए अब अगला ट्रिगर क्या होगा? अगला ट्रिगर ये होगा कि यूएस फेड की आज पॉलिसी है, देखते हैं कि पॉलिसी किस तरह की आती है। पॉलिसी में रेट कट वाले डिसीजन ज्यादा नजर इस चीज को लेकर होगी कि कमेंट्री क्या होती है अमेरिका की इकोनॉमी को लेकर, वहां के ब्याज दरों के सिनेरियो को लेकर, ये सारी चीजें फोकस में निश्चित तौर पर वहां पर रहने वाली है। बाजार में आज भी कमजोर शुरुआत के संकेत हैं। कल भी देखिए हमें गिफ्ट निफ्टी 80 अंक नीचे दिख रहा था, बंद कहां पर हुआ? 330 अंक नीचे जाकर निफ्टी ने कल क्लोजिंग दी है। आज 60 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा, अंदाजा नहीं है कि आज की चाल क्या होगी। तो सलाह यह कि बाजार एक बार खुल जाने दीजिए, आधे घंटे पौने घंटे का ट्रेड हो जाने दीजिए, उसके बाद में दिशा क्लियर हो जाएगी। फिर आपको जो भी करना है, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट के मौके बन रहे हैं, आप शॉर्ट के मौके खो सकते हैं। अपने वित्तीय सलाहकार की मदद लीजिए, पूछिए उनसे कि हमें करना क्या है इस लेवल पर। लेकिन बाजार की ओपनिंग का वेट कर लेना जरूरी है। और संकेत अगर हम कहें, संकेत जो है बाजार के लिए थोड़े से नेगेटिव साइड के हैं। अगर हम निफ्टी की बात करें तो 24,000 का अहम सपोर्ट अब यहां से बाजार के लिए हो गया है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें
24,500 एक छोटा रेजिस्टेंस, उसके बाद 24,700 800 ये रेंज होगी रेजिस्टेंस की, जहां पर जाकर अगर अटेम्प्ट करता है बाजार, अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो कंडीशन अप्लाइड है। देखने वाली चीज होगी क्या 24,150 24,200 के लेवल से क्या शॉर्ट कवरिंग आती है बाजार में या नहीं आती है, उस पर निर्भर करेगा। शॉर्ट्स की अगर हम बात करें, पिछले 8 सत्र में फाइल्स के नेट शॉर्ट में 142% का उछाल आया है, यह भी एक नोटिस करने वाली चीज जरूर है। तो निफ्टी के लिए रणनीति है 24,000 का अहम सपोर्ट है, 24,500 24,700 पर रेजिस्टेंस है। आज के लिए जो मोटे मोटे जो रेंज होगी वो होगी 24,200 से लेकर 24,500 के आसपास, 300 अंकों के आसपास की रेंज आज के लिए हो सकती है बाजार में। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन इस बीच हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। किरण जानी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप बताएं, कल की कमजोरी के बाद आज के सत्र में क्या कमजोरी कंटिन्यू हो सकती है या रिवर्सल दिखाई देगा? कौन से लेवल्स पर नजर रखें और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम लास्ट वीक का ही प्राइस एक्शंस को कंटिन्यू करें तो निफ्टी में कहीं ना कहीं हमने देखा था कि 100 डेज मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस था। फ्राइडे के दिन उसने क्लोजिंग दिया उसके ऊपर, लेकिन मंडे के सत्र में हमने देखा कि एक छोटी सी रेंज में मार्केट घूम रहा था, लेकिन 100 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं कर पाया। बिकॉज फेड की पॉलिसी है, कहीं ना कहीं इलेक्शन के बाद की पहली पॉलिसी है, तो कमेंट्री थोड़ी वो लार्जर टाइम फ्रेम के ऊपर देंगे कि यहाँ से वो एक दो महीना या तो नेक्स्ट सेकेंड हाफ नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट हाफ में वो लोग किस तरह से अपना व्यू पॉइंट रखते हैं, तो उसको लेके मार्केट थोड़ा स्केप्टिकल है। साथ ही साथ डोमेस्टिक में भी हमारे डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो जनवरी एंड में हम बजट भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं बजट को लेके भी काफी सारी उम्मीदें और काफी सारी एक्सपेक्टेशंस बिल्ट होने लगती है। तो मार्केट उस ये दोनों चीजों को लेके थोड़ा अनडिसाइसिव नेचर के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसीलिए प्रॉफिट बुकिंग हमने कल के सत्र में देखी है। लेकिन आप देखोगे कि काफी सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक है जहां पे हमने उतना कुछ गिरावट नहीं देखी है। हालांकि लार्ज कैप स्टॉक्स लाइक रिलायंस हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, या तो आईटी का आप देख लीजिए, फार्मा देख लीजिए, तो उसमें जो हैवी वेटेड शेयर्स थे वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आई, उसके चलते हमने प्रॉफिट बुकिंग देखे। तो हमारे हिसाब से आज की जो फेड पॉलिसी है उसका आउटकम आने के बाद वापस हम एक रिकवरी फेज देख सकते हैं। तो वी आर क्वाइट स्टिल बुलिश ऑन द मार्केट, बिकॉज जो एक पैटर्न बनी है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो अभी भी इंटैक्ट है। तो जो भी गिरावट आई है इंडेक्स में वो बाय अपॉर्चुनिटी है। 24,200 से लेकर 24,300 वुड बी द एक्यूमुलेशन जोन। एज पर द पैटर्न जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 24,000 के नीचे का बन रहा है। तो इस गिरावट में आप क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट कर सकते हो। निफ्टी में जैसे हमने बताया 24,200 से 300 के बीच में आप एक्यूमुलेट कीजिए, 24,000 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एंड वी आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक कि हम 25,000 तक की एक्सपायरी ये मंथ एंड में देख सकते हैं। सिमिलर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हालांकि कल पीएसयू बैंक जो प्राइवेट बड़ी बैंक है उसमें प्रॉफिट बुकिंग के कारण एक बड़ी गिरावट हमने देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं 52,700 ऑलमोस्ट ऐसा समझिए आपके 3 महीने से रेजिस्टेंस बना हुआ था, तो नाउ इट इज अ वेरी गुड सपोर्ट आल्सो। तो 52,700 है वो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम करेगा। जो गिरावट आई है इस गिरावट में हम पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक को लॉन्ग कर सकते हैं। अगर 52,000 नहीं ब्रेक होता है बैंक निफ्टी के ऊपर तो वापस इस एक्सपायरी में आप वापस 54,000 तक की एक रैली देख सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस में जो डिप आया है वहां पे हम लॉन्ग की सलाह देंगे। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जैसे हमने बताया कि इंडेक्स के लार्जर टाइम जो बड़े स्टॉक्स है वहां पे गिरावट देखी, लेकिन काफी सारे मिड कैप से वहां पे हमें अच्छी एक पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो पेपर स्टॉक्स में से जेके पेपर हमें काफी अच्छा लग रहा है। आप पिछले 2-3 दिन से देखोगे तो पेपर स्टॉक्स आर डूइंग वेरी गुड। जेके पेपर में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। 470 के आसपास की क्लोजिंग है, मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश जोन में है, तो जेके पेपर लॉन्ग कीजिए। 500 रुपीज का टारगेट 1 से 2 दिन में आ सकता है, थोड़ा 1 से 2 दिन का नजरिया रखिए इंट्राडे के लिए बात लेना। तो 500 रुपीज तक का टारगेट हम देख रहे हैं, 450 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा जो कॉल है वो इंश्योरेंस सेक्टर में से है जीआईसी, जो पीएसयू इंश्योरेंस कंपनी है वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट पिछले 3-4 महीने का हम देख रहे हैं कि काफी सारे पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। पर्टिकुलरली जीआईसी के ऊपर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो 440 के आसपास की क्लोजिंग है, यहाँ पे 1 से 2 दिन का आप नजरिया रखिए। 480 तक के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 420 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो जेके पेपर एंड जीआईसी हमारी तरफ से 2 कॉल रहेंगे। जेके पेपर 500 रुपये का टारगेट, 450 रुपये का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। और दूसरा शेयर है जीआईसी आरई,
480 रुपए का टारगेट, 420 रुपए का स्टॉप लॉस। ये दो के दो बाई के कॉल्स हैं किरण जी के बाजार में। देखिए बाजार का मूड खराब है, लेकिन वही है, अगर आप स्टॉक्स खोजेंगे तो आपको मौके मिल जाएंगे तेजी करने को लेकर भी, और किरण जी ने भी वही किया है। किरण जी ने यह कहा कि इसी सीरीज में एक्सपायरी तक हो सकता है कि आपको इंडेक्स में ना 25,000 के भी दर्शन हो जाए। आज को अगर हम मिला लें तो टोटल 7 ट्रेडिंग सत्र बचे हैं दिसंबर सीरीज की एक्सपायरी में, और उसमें कन्विक्शन है उनका कि आपको मौके मिल जाएंगे। किरण जी एक और चीज जरा क्लियर कर दीजिए, आपने ये बोला है कि बाय कर सकते हैं, क्या ओपनिंग आप वेट कर लें, 15-20-30 मिनट और बीत जाने दें, थोड़ा सा डिसाइड करने की बेहतर स्थिति में होंगे तब क्या? देखिए, अगर जिस तरह की गिरावट हमने देखी है, डेफिनेटली जो पहला हाफ एन आवर रहेगा वो थोड़ा पैनिक वाला रहेगा। हो सकता है कि हम 24,200 को भी ब्रेक करें ओपनिंग में, लेकिन बिकॉज फेड की पॉलिसी आज शाम को है, अगर आपको रिस्की ट्रेड नहीं लेना है तो आप आज का सत्र छोड़ दीजिए। निफ्टी के लिए एटलीस्ट निफ्टी में थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए, लेकिन बैंक निफ्टी में डेफिनेटली खुलते के साथ आप बाय कर सकते हो। जैसे 52,500 से लेके 52,700, ये 200 पॉइंट की अंदर आप अपना बाइंग एक्यूमुलेशन के जोन के हिसाब से कर सकते हो। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 52,300 200 के नीचे का मेंटेन कीजिए, और निफ्टी में अगर फिर भी किसी को बाय करना है तो आप 24,200 के आसपास डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, 24,200 के आसपास निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन निफ्टी बैंक में आप खुलते ही तेजी की पोजीशन बना सकते हैं, और लेवल्स आपकी स्क्रीन पर है। 53,500 के टारगेट यहां से, 52,300 की स्टॉप लॉस, और किरण जी ने यह कहा कि 54,000 भी हम देख सकते हैं एक्सपायरी तक आपके लिए निफ्टी बैंक में। कल थोड़ा सा ना इंडेक्स के लेवल पर ज़्यादा सीवियर चीज़ रही, मिड कैप में माहौल उतना ज़्यादा ख़राब नहीं रहा, लेकिन कल फाइनेंशियल स्टॉक्स बड़े ज़ोर से टूटे, फाइनेंशियल और बैंकिंग। इसके अलावा हमने सीमेंट में और आईटी स्टॉक्स में भी हमने कमज़ोरी देखी है। किरण जी एक बार ना आईटी पर ज़रा व्यू दीजिए, क्योंकि आज यूएस फेड की पॉलिसी भी है, रेट कट की पूरी संभावना है, बाजार में वो डिस्काउंटेड है, आईटी को किस तरह से प्ले करें? तो आईटी की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी एक अच्छी मूव हमने आईटी स्टॉक स्पेसिफिक देख चुके हैं। अगर आप जैसे फेड की पॉलिसी की बात करें तो नेस्डैक ने भी अपना ऑल टाइम हाई मारा है, और कहीं ना कहीं जो 200 दिन की मूविंग एवरेज से डाइवर्जेंस है, या तो जो डिस्टेंस है वो काफी बढ़ चुका है, और ये ग्लोबली एक स्टडीज भी है कि अपने 200 दिन की मूविंग एवरेज के एक सर्टेन मूव के बाद वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हम देखते हैं। तो उसके हिसाब से थोड़ा कॉशियस अप्रोच रहना चाहिए। तो करंट मार्केट प्राइस से तो हम कोई भी मिड कैप आईटी में लॉन्ग पोजीशन नहीं दे रहे हैं। अगर मैं निफ्टी आईटी में फिर से फोकस करें तो 45,300 के आसपास चल रहा है। लास्ट 2 दिन के आप मूव देखोगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, तो चांसेस है एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकता है। तो 45,300 के आसपास चल रहा है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हम देख रहे हैं वो 45,000 का देख रहे हैं। अगर 45,000 ब्रेक होता है तो फिर वहां से और 1,000 पॉइंट का करेक्शन आप निफ्टी आईटी में देख सकते हो। सो निफ्टी आईटी के चार्ट्स को देखते हुए मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लार्ज कैप आईटी के ऊपर आप ध्यान दीजिए, जैसे विप्रो इज अवर प्रिफर्ड पिक, अभी भी हम विप्रो के ऊपर काफी बुलिश है, सो विप्रो के ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। दूसरा लार्ज कैप आईटी में आप इन्फोसिस के ऊपर ध्यान दे सकते हो कि यहाँ से अगर इन्फोसिस में कोई भी गिरावट आती है तो आप वहां पे एक्यूमुलेट कीजिए। सो आईटी में 45,000 अगर ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से जो भी आपके आईटी में शेयर्स है वहां पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप डाल दीजिए, क्योंकि अगर 45,000 निफ्टी आईटी में ब्रेक हुआ तो एक बड़ा करेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर 45,000 ब्रेक नहीं होता है तो आप अपने करंट पोजीशन को होल्ड कर सकते हो, और किसी को फ्रेश लॉन्ग करना है तो इन्फोसिस और विप्रो में कर सकते हैं। ओके, सो एक करेक्शन एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं किरण जानी निफ्टी आईटी में इस वक्त। अगर आप देखें तो ध्यान रखिएगा, आईटी और फार्मा इनफैक्ट वो डिफेंसिव्स हैं जो कि नवंबर और दिसंबर दोनों ही महीने जब बाजार काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रहे हैं तब संभालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर आईटी को प्ले आउट करना है तो किरण का ये मानना है कि लार्ज कैप्स जो हैं जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, यहाँ पर ध्यान रख के चलना चाहिए। और सेंटिमेंट्स की अगर बात करें तो देखिए इस वक्त लगातार ये तीसरा ट्रेडिंग सेशन है जबकि पूरी तैयारी है बाजार की कमजोरी के साथ खुलने के लिए। भारतीय बाजार के लिए विदेशी बाजार से संकेत कमजोर हैं। गिफ्ट निफ्टी की इस वक्त की कमजोर की शुरुआत है। एशियाई बाजार कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और लगातार 9 ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं। अमेरिकी बाजार में इन पर्टिकुलर डाउ जोन्स की बात करें तो वहां बिकवाली का दबाव और एफआईएस की बड़ी बिकवाली कैश और वायदा में। कंसर्न्स ये सारी चीजें पैदा कर रही है, लेकिन इन सारे कंसर्न्स में भी खबरें होंगी, इवेंट्स होंगे और ट्रिगर्स होंगे। भले ही ट्रिगर्स थोड़े कम होते नजर जरूर आएंगे क्योंकि ईयर एंड है, लेकिन खबरों के दम पर एक्शन कहां पर दिख सकता है, कौन सी खबरें हैं, ये जानना आपका बेहद जरूरी है। कल बाजार बंद होने के बाद से लेकर अब तक जो सारी खबरें एक्सचेंजेस पर आई हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं सारे के सारे न्यूज फ्लोज लेकर शरद अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, आप बताइए।
गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले जो है अंबुजा सीमेंट पे जो है नज़र रहने वाली है। यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की अनाउंसमेंट उन्होंने की है, जहाँ पे वो अनाउंस किए कि जो मर्जर है उनके दो सब्सिडरीज सांगी सीमेंट और पेना सीमेंट, इनका जो है मर्जर का ऐलान कर दिया गया है। अब याद रखिए, आपको जो है 12 शेयर्स मिले अगर है अंबुजा सीमेंट के मिलेंगे अगर आप 100 शेयर होल्ड करते सांगी इंडस्ट्रीज़ में। हमने कैलकुलेशन बैठाई, जो रेशियो है और जो करंट मार्केट प्राइस है सांगी इंडस्ट्रीज से, तो उस लेवल पे देखें तो 11% का जो है आप देख सकते हैं डिस्काउंट पे चल रहा है। यानी कि आज थोड़ी सेलिंग प्रेशर जो है देखने मिल सकती है सांगी इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन वही अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये नेट पॉजिटिव रहेगा। अब ये ट्रांजैक्शन की जो कंप्लीशन की बात करें तो अगले 6 से लेके 12 महीने में देखने मिलेगी। और इंटरेस्टिंगली हम बता दें कि ये सारे जो इनकी कंपनीज़ हैं इनके साथ ऑलरेडी सप्लाई एग्रीमेंट्स ऑलरेडी है। तो नेट जो है अंबुजा के लिए जो है अंबुजा सीमेंट के लिए पॉजिटिव है। दूसरा स्टॉक रहेगा HCC। यहाँ पे सूत्र बता रहे हैं कि जो इनके 600 करोड़ का QIP है वो सब्सक्राइब हो चुका है। डिमांड अच्छी दिखी है इंस्टीट्यूशन से और 4-5 बड़े नाम हैं संस्थागत निवेशक जैसे कि SBI फंड, ऑथम, श्रीराम म्यूचुअल फंड, PNB पारिबस, सिटी बैंक और सैमसंग की फैमिली ऑफिस जिन्होंने इस इशू में पार्टिसिपेट किया है। तीसरा स्टॉक रहेगा वाटेक वबाग। यहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ फ्लो देखने मिल रही है। सऊदी अरेबिया ने कंपनी की 2700 करोड़ का ऑर्डर का जो ऐलान किया गया था डीसैलिनाइजेशन का वाटर ट्रीटमेंट ऑर्डर, उसको रद्द कर दिया गया है। तो स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। इसके अलावा जो है स्विगी जोमेटो पे भी नज़र रखिएगा। अब इसके कारण ये है कि जो ओला कंपनी है, उनकी जो पेरेंट कंपनी है लिस्टेड वाली नहीं, उन्होंने जो है अनाउंस किया कि 10 मिनट के फूड डिलीवरी वो स्टार्ट करेंगे बेंगलुरु में, जिसका नाम है ओला डैश। अब ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्विगी और जोमेटो के क्विक सर्विस के काम में पड़ सकता है। तो इस पे ज़रूर जो है आप रडार पे रखिएगा इस स्टॉक को। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी नज़र में रखिएगा कंपनी। यहाँ पे RBI ने लिफ्ट कर दी है सुपरवाइजरी एक्शंस जो होते हैं या रिस्ट्रिक्शंस होती है उसको लिफ्ट कर दिया और इनके 2 आर्म्स में लिस्ट की है। एक ECL फाइनेंस की पाबंदी हटी है और ईडलवाइज ARCL जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन आर्म है उसको लेके। तो नेट पॉजिटिव इम्पैक्ट है। औरोबिंदो फार्मा को 2 ऑब्जर्वेशंस भी आया USFDA द्वारा उनके तेलंगाना के API प्लांट में, तो सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है। और इसके अलावा राइट्स में भी नज़र डालें तो इनको 123 करोड़ रुपए का जो है ऑर्डर आया है मीरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी से। ये 5 साल की अवधि का एग्रीमेंट है, तो राइट्स पे भी नज़र रखिएगा। और आखिरी स्टॉक वो है JSW एनर्जी। यहाँ पे बात करें तो एजेंसी से जो खबर आ रही है कि कंपनी LG एनर्जी सोल्यूशन के साथ करार किया है। लगभग $1.5 बिलियन का ये JV हो सकता है, जहाँ पे ये मैन्युफैक्चर 2 अहम चीज़ करेंगे। पहला है EV, दूसरा है एनर्जी स्टोरेज बैटरीज। और इस पोटेंशियल प्लांट जो लगभग 10 गीगावाट का हो सकता है। तो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है आज दिन के ट्रेड में इन स्टॉक्स पे ज़रूर फोकस रखिएगा। शरद, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारे के सारे खबरों वाले शेयर्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों वाले शेयर्स की लिस्ट में हमारे पास आज सीमेंट प्लेयर्स हैं, वाटेक वबाग जैसे स्टॉक है जो कि इनफैक्ट नेगेटिव न्यूज़ फ्लो के चलते आज डाउनसाइड ट्रेड कर सकता है। स्विगी, जोमेटो फूड डिलीवरी काउंटर्स भी हैं और साथ ही एडलवाइज फाइनेंशियल और औरोबिंदो फार्मा, ये सारी की सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा। इन स्टॉक्स पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन किरण ने क्वेस्ट कॉर्प जो है कल के सत्र में बाजार में जहां गिरावट थी तब भी क्वेस्ट कॉर्प में ऑलमोस्ट 7% के अप मूव्स और दिन के उच्चतम स्तर के करीब ही इनफैक्ट कल बंद होता हुआ दिखा। और इनफैक्ट एक पॉजिटिव रिपोर्ट के दम पर स्टॉक में इतना बढ़िया मूव नजर आया। एंटीक की एक रिपोर्ट और उनका ये मानना है कि 1000 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अगर क्वेस्ट कॉर्प के चार्ट्स को देखें पिछले 1 महीने में कोई खास मोमेंटम नहीं नजर आया। कल ये जो मूव था इस रिपोर्ट की बदौलत ही नजर आया। आपकी राय क्या होगी? टेक्निकली क्या चार्ट्स यहाँ से आपको बेहतर नजर आते हैं? सो क्वेस्ट कॉर्प की अगर हम बात करें तो काउंटर में जैसे आपने बताया कि 880 से लेके एक हेल्दी करेक्शन हमने देख लिया, नीचे 620 तक करेक्शन आया। कहीं ना कहीं 620 तक के करेक्शन में उसने अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज को संभाल के रखा। मल्टीपल बुलिश हैमर कैंडलस्टिक्स पैटर्न हमने देखी। अब आप अगर आप लोअर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। और जो रीसेंट करेक्शन हमने बात की कि 870 से लेके 620, उसके ऊपर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करोगे तो 38.2% का रिट्रेसमेंट जो है वो 700 रुपीज का है। अब कल के सत्र में स्टॉक ने 700 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। ये चौथा अटेम्प्ट था 700 के ऊपर। अब कल के सत्र में वॉल्यूम के साथ उसने 700 के ऊपर सस्टेन दिया है मूव, तो डेफिनेटली इस मूव में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी गिरावट आए 700 तक तो आप लॉन्ग
परफॉर्म कीजिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो हमें मेंटेन करना है, वो पोजिशनल स्टॉप लॉस आप 670 का मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के पैटर्न है, जिस तरह का चार्ट पैटर्न है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो हमने डिस्कस किया, एटलीस्ट यहाँ से आप 100 रुपए का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 700 से लेके आप 800 तक का टारगेट के लिए आप बाई कीजिए एंड 670 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। ओके, सो चलिए क्वेस्ट कॉर्प पर एक टेक्निकल आउटलुक किरण की तरफ से। लेकिन इस बीच कल के सत्र में इनफैक्ट हमने देखा कि फर्टिलाइजर और केमिकल स्पेस का जो खेमा है, यहाँ पर भी अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। स्टॉक्स लाइक कोरोमंडल इंटरनेशनल इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा खासा रुझान दिखा रहे थे कल, क्योंकि बाजार शुरुआत ही फ्लैट हुई और उसके बाद वन साइड डाउन ट्रेंड देखने को मिले। तो लगभग सारे के सारे स्पेसेस, सारे के सारे सेक्टर्स जो कि बाजार को सपोर्ट भी करना चाहते थे, वो भी टुवर्ड्स द एंड बिकवाली ही दिखा रहे थे। कोरोमंडल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ड्यूरिंग द सेशन मजबूती जरूर दिखी, लेकिन उसके बाद कमजोरी हावी होती रही। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर ही किरण आज एक पॉजिटिव ब्रोकरेज है, जिसका जिक्र आगे हम डिटेल बताएंगे भी। लेकिन ये ब्रोकरेज रिपोर्ट का इंपैक्ट आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक में अपमूव जरूर नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली अगर कोरोमंडल काफी अच्छा एक पिक है। ऑलरेडी हमने हमारे कस्टमर को कल ही रिकमेंड किया था। रीजन भी अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। विथ वॉल्यूम ये पैटर्न ब्रेकआउट कर रहा है। और अगर आप देखोगे तो अगस्त महीने से लेके अब तक कोरोमंडल एक रेंज के अंदर था, अब वो रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से या कोई भी डिप आता है 1800 से लेके 1770 तक, तो यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन जोन है। एक ओवरऑल पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 7050 का है, 1750 का आप मेंटेन कीजिए। और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, एटलीस्ट यहाँ से आप 300 से 400 रुपए का अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो थोड़ा लंबे नजरिए का कॉल है। एटलीस्ट आप 3 से 6 महीना वेट करोगे तो कोरोमंडल में आप ऊपर में 2200 2300 तक के टारगेट देख सकते हो। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। मजबूती के साइंस नजर आए हैं और यहाँ से आगे भी मजबूती बिल्कुल बरकरार रहेगी। तो पोजीशंस अगर हैं और डाउन ट्रेंड में गिरावट में अगर मौका मिले तो लॉन्ग्स ही क्रिएट करने चाहिए, खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए कोरोमंडल इंटरनेशनल में। लेकिन जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ कोरोमंडल इंटरनेशनल पर, इसके बारे में बातचीत करेंगे। अन्य खबरों के दम पर जो स्टॉक्स हैं उस पर भी विस्तार से हम हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करेंगे। और सेबी की जो महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, इस पर हमारे सहयोगी अंकुर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल और इसके अलावा कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है, उस पर नजर डालेंगे। और इस बीच हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं। हाय गौरव, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कोरोमंडल इंटरनेशनल पर एक अपग्रेड आया है, उसकी बात करें, और उसके अलावा कौन सी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई है? तो कल हमने देखा था कोरोमंडल इंटरनेशनल के मैनेजमेंट की तरफ से एक अपग्रेड देखने को मिला था गाइडेंस में, और इसी के साथ साथ अभी ब्रोकरेजेस भी यहाँ पे बुलिश होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। नुवामा ने कहीं पे अपग्रेड किया है उनका रेटिंग बाय पे, जो कि होल्ड पे था, और टारगेट प्राइस है 2347 रुपीज़ का। उनका मानना है कि जो कैपिटल एलोकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कंपनी कर रही है, और जैसे कि कंपनी ने भी कहा था कि एबिटडा पर टन में हमें 40% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से नुवामा ने कहीं पे EPS में जो उनके टारगेट थे वहाँ पे अपग्रेड किए हैं। इसके अलावा बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, जहाँ पे जियोजीत ने होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो ट्वीक किया है 8.6 रुपीज़ पे। उनका मानना है कि कहीं पे जो टैरिफ हाइक से उसकी वजह से आरपू में एक बेनिफिट देखने को मिल सकता है, और इसी के साथ साथ फंड रेजिंग की वजह से भी हमें कहीं पे एक बेनिफिट जो है वोडाफोन आइडिया में आगे जाके कैपिटल एलोकेशन में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करते हैं कुछ रियल एस्टेट प्लेयर्स की। जैसे हमें पता है कि रियल एस्टेट जो है इस साल का कहीं पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला एक इंडेक्स रहा है, और इसी के ऊपर अभी एंटीक का एक अच्छा नोट आया है। उनका मानना है कि कहीं पे अगर हम बात करें H1 की, तो कहीं पे गोदरेज प्रॉपर्टीज, लोढ़ा, अगर इनको छोड़े तो बाकी प्लेयर्स ने कहीं पे जो टारगेट था वो अचीव नहीं किया है। आगे जाके उनका मानना है कि जैसे बैंगलोर में इश्यूज हो रहे थे, उसके वजह से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे कंपनीज में, और इसी के चलते हुए कुछ टॉप पिक्स उन्होंने दिया है इस रियल एस्टेट सेगमेंट से। उनके टॉप पिक जो है वो रहेंगे आदित्य बिरला रियल एस्टेट और ओबेरॉय रियल्टी। इसके अलावा अगर हम बात करें सिटी के मैनेजमेंट मीट्स की, तो वहाँ पे कुछ काफ़ी अच्छे अपडेट जो है हमारे पास आ रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल्स की। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो उन्होंने कहा है कि कहीं पे जो गाइडेंस है 5 to 7% डिसबर्समेंट में इंक्रीज जो होगा वो वैसे ही बरकरार रहेगा। हालांकि अगर हम H1 की बात करें तो 2% का ही ग्रोथ हुआ है, तो H2 में एक अच्छा ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, और आगे जाके जो AUM है उसमें भी हाई टीन्स में ग्रोथ जो है FY25 में देखने को मिल सकता है। आगे जाके मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि कहीं पे FY25 में सेकेंड हाफ में इक्विटी रेस का भी जो डिसीजन है वो मैनेजमेंट की तरफ से देखने को मिल सकता है। तो एक पॉजिटिव अपडेट यहाँ पे M&M फाइनेंशियल से देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बात करते हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का। यहाँ पे एक स्लगिश अपडेट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 10% AUM ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है, बट अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो उन्होंने कहा है कि 2.7% का जो रेंज था, उनका लोअर रेंज था गाइडेंस का, वहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। आखिर में बात करते हैं कुछ इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट प्लेस की। अगर हम बात करें इंश्योरेंस में, तो ICICI प्रू और HDFC लाइफ ने ऐसे कहा है कि
कहीं पे वीएनबी ग्रोथ पे फोकस रहेगा और वीएनबी मार्जिन जो है वो उन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट मिक्स का जो आउटकम है वो रहेगा। और आखिर में इसी के चलते हुए सिटी ने कहीं पे उनके टॉप पिक्स दिए हैं इन सेगमेंट्स में। अगर हम बात करें लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में तो एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ जो है वो उनका टॉप पिक रहेगा। अगर हम बात करें नॉन लाइफ में तो गो डिजिट पे उनका एक बायस हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें ओवरऑल सेगमेंट की ही तो उनका मानना है कि पीबी फिनटेक जो है वो एक अच्छा प्ले रहेगा अगर हम इंश्योरेंस के लिए एक ऑल्टरनेट देखें तो। और आखिर में उन्होंने कहीं पे कैपिटल मार्केट्स में से 361 नुवामा इनके ऊपर अपना जो बुलिश राय है वो वैसे ही बरकरार रखी है। तो ओवरऑल ब्रोकरेजेस के दम पे कई सारे कंपनीज जहाँ पे आज हमारी नज़र बनी रहेगी। आगे जाके इन सब कंपनीज पे देखना कि कैसे एक्शन मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे, इस पर हम विस्तार में चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन इस बीच हमारे साथ विवेक कारवा भी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले मैं आपकी राय सीमेंट सेक्टर पर लेना चाहूँगी। अंबुजा सीमेंट ने अमेलगमेशन अनाउंस किया है। एनालिस्ट का मानना था कि ये ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस है, लेकिन एज अ होल सीमेंट सेक्टर में काफ़ी कंसोलिडेशन दिखा है। पिछले एक साल में तो दाम भी नहीं बढ़े थे, लेकिन हाल फिलहाल में दिसंबर में अब तक प्राइसेस भी बढ़े हैं। तो सीमेंट सेक्टर पर आपका क्या नज़रिया रहेगा? और जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस पिछले कुछ महीनों में दिखे हैं, उसके बाद क्या आप ऐसा मानेंगे कि टॉप 5 सीमेंट प्लेयर्स के साथ ही रहना ज़रूरी होगा और छोटे प्लेयर्स के तरफ इन्वेस्टमेंट ना करें? गुड मॉर्निंग सबको। देखिए, दो तीन चीजें हैं इधर। एक तो सीमेंट सेक्टर ने परफॉर्मेंस इतना कोई खास दिखाया नहीं है पिछले समझ लीजिए एक साल से। कई कई कारण थे उसके, लेकिन अब इनफैक्ट अंबुजा अगर मतलब एक्विजिशन वगैरह अमलगमेशन वगैरह कर रहा है तो ये कंसोलिडेशन की ओर सेक्टर जा रहा है और ये एक्सपेक्टेड था। इनफैक्ट जैसे आज के दिन हमारे पास मोबाइल कंपनीज आप अगर देखो तो या दो ही तीन ही रह गई है। आगे चल के आपको काफी कंसोलिडेशन होके सीमेंट में आपको दिखेगा कि मेजर प्लेयर्स हो सकता है कि 6-7 पूरे देश में हो। इसका कारण मेनली ये है क्योंकि सीमेंट का सबसे बड़ा कॉस्ट आज के दिन है ट्रांसपोर्टेशन। और अगर एक कंपनी समझ लीजिए साउथ बेस्ड कंपनी अगर नॉर्थ में उसको सप्लाई करना है तो बहुत दिक्कतें आती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही उसका मार्जिन इफेक्ट कर देती है और कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट कंज्यूमर को महंगा पड़ता है। तो इसके लिए कंसोलिडेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आगे चल के मुझे लग रहा है कि और भी होगा। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं आप लार्ज कैप में ही रहो। आगे चल के ये होने वाला है कि जो ये बड़ी दिग्गज कंपनीज है, आप समझ लो कि 4-5 कंपनीज है, ये पूरी कोशिश में रहेगी कि जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज है इनको अक्वायर करे। तो आप अगर शेयर होल्डर रहते हो छोटी कंपनीज में, उदाहरण के लिए मैं बोल रहा हूँ जैसे जेके सीमेंट्स है या फिर जेके लक्ष्मी है, ये सब कंपैरेटिवली बहुत छोटी कंपनीज है। अगर ये भी आगे चल के कंसोलिडेशन में जाती है तो आपको दिखेगा कि इनका वैल्यूएशन भी कम है और मेजर प्लेयर अगर इनको टेक ओवर करता है तो आपको दिखेगा कि वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो मुझे लगता है कि सीमेंट में बने रहना चाहिए। और ओवरऑल अब फाइनली सरकार का जो केपेक्स स्पेंडिंग है ये वापस पिकअप होने वाला है। तो सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के चक्कर में आपको दिखेगा कि ये कंपनीज आपको बेनिफिट करती हुई दिखेगी जैसे जैसे सरकार भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग चालू करेगी। तो मुझे लगता है कि रखना चाहिए और छोटी कंपनीज में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बहुत अच्छी कंपनीज अवेलेबल है। सेक्टर में बने रहने की सलाह। बड़ा न्यूज़ आया एक्विजिशन के चलते, जिसके चलते पूरे सेक्टर पर आज नज़र रहेगी। लेकिन इस बीच कुणाल भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं और सबसे पहले रियल एस्टेट सेक्टर पर चर्चा करेंगे। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेज़ी दिखी थी, लेकिन फिर कल बाजार में गिरावट दिखी, जिसके चलते रियल एस्टेट सेक्टर में भी गिरावट दिखी। इस सेक्टर पर क्या राय होगी और कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ जहाँ पर फ्रेश पोजिशंस लिए जा सकते हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्टर है बिकॉज ऐसे नहीं है कि सारे स्टॉक्स ही परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम डाइवर्जेंस की बात करें तो जब हमने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया था तो वहाँ पे बेसिस हमारा होता है कि फॉर एग्जांपल ओबेरॉय रियल्टी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है इस लास्ट 1 वीक 1 मंथ के मार्केट रैली में। इनफैक्ट जब सितंबर में मार्केट ने जब करेक्ट भी किया था उसके बाद भी ओबेरॉय रियल्टी वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स जो उभर के आया था और अपने फर्स्ट रियल एस्टेट स्टॉक्स में से जिसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था। DLF 10% लो है अपने प्रीवियस हाई से। गोदरेज प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट 15 to 20% लो है। सो काफ़ी डिफरेंट ट्रेंड्स है अक्रॉस रियल एस्टेट सेक्टर। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि बेस्ट
स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना जो लीडर्स रहे हैं प्रीवियस लेग में, तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ओबेरॉय रियल्टी यहाँ से अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपने प्राइस ट्रेंड्स में। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एटलीस्ट अनदर 5% टू 10% की एक रैली आ सकती है, तो करीबन 2500 के आसपास मैं एक टारगेट एक्सपेक्ट करूँगा। और एक जो सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है रियल एस्टेट स्टॉक्स में, रियल एस्टेट सेक्टर में, वो है अनंतराज इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ही क्लासिकल स्ट्रॉन्ग फेयर सब ट्रेंड पे है, 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि स्टॉक 880 और 900 के लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है आने वाले 2 से 3 हफ्तों में। अंतराज को लेकर ये व्यू। अच्छा, एचसीसी की कल क्यूआईपी की खबर आई थी, 600 करोड़ रुपए की क्यूआईपी की, और सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि ये सब्सक्राइब हो गया पूरा का पूरा 600 करोड़ का, और जो संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से अच्छी डिमांड आई है। एसबीआई, श्रीराम ग्रुप, बीएनपी, सिटी बैंक, इसके अलावा सैमसंग ने भी सब्सक्राइब किया है एचसीसी में। विवेक जी, एचसीसी कैसे आप देख रहे हैं कंपनी को? हालांकि अगर हम पीछे देखते हैं तो बड़ा बढ़िया इतिहास रहा है एचसीसी का, लेकिन फिर मुश्किलों में कंपनी फंसी। अब फिर से हम देख रहे हैं कि एसेट मोनेटाइजेशन हो रहा है, डेट कम करने पर फोकस है। हालांकि 10,000 करोड़ रुपए का भी ऑर्डर बुक अभी भी है। महाराष्ट्र में ये जो नई सरकार आई है, अब उससे भी उम्मीदें बढ़ रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छे काम अगर करती है, तेजी से फैसले लेती है, तो एचसीसी को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि पोर्टफोलियो का 20% तो उसका मुंबई में ही है। एचसीसी पर जरा व्यू दीजिए, क्या करना चाहिए, क्या नए नजर से अब देखने की जरूरत है एचसीसी को? देखिए, मैं थोड़ा सावधान रहूंगा। पहली चीज तो आप अगर बोल रहे हो ना कि 20% अगर मुंबई में है, तो ये कंसोलिडेशन रिस्क भी एक होता है कंपनी के लिए। और आप अगर हिस्टोरिकली देखो, कुछ कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा करी है, लेकिन एचसीसी ने आपको रिटर्न्स नहीं दिया है। आप अगर प्रोमोटर स्टेक भी देख लो तो वो भी डिस्कम्फर्टिंग लेवल्स पे, हाँ डेट कम किया है, ये एक पॉजिटिव है। लेकिन ओवरऑल जब बाजार में एचसीसी से बेहतरीन कंपनीज अवेलेबल हो, तो आप एचसीसी के साथ क्यों जाना चाहोगे? तो ये सबसे बड़ा सवाल होगा। और आगे चल के आप अगर इसका बुक वैल्यू वगैरह भी देखो, तो मतलब बहुत ही डिस्कम्फर्टिंग लेवल्स पे है अभिषेक का, तो कंफर्टेबल नहीं रहूंगा मैं। और ये हमेशा मेरा मानना रहा है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आपको मुनाफा करके दे। कुछ ही कंपनीज आपको प्रॉफिट इसमें देने वाली है, और हर एक कंपनी नहीं देगी, क्योंकि ये बहुत कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। तो इतनी मुश्किलों से अगर कंपनी धीरे धीरे बाहर आ रही है, वापस उसी दलदल में फंसने में टाइम नहीं लगता है। तो मैं थोड़ा सावधान रहूँ। ठीक है, एचसीसी को लेकर सावधान रहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आपको कहीं नजर रखनी है तो विकल्प ढेर सारे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, कैपिटल गुड्स में एक से एक नाम है। एचसीसी को लेकर विवेक जी आपको थोड़े सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। इस बीच सेबी की एक सफाई आई है, वो सफाई आई है बाकायदा प्रेस रिलीज जारी कर, जो एफपीआईज को लेकर जो खबर आई थी कि सख्ती की है सेबी ने सर्कुलर जारी करके, उस पर सेबी ने ही फिर अपनी क्लैरिफिकेशन दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन खबरों को भ्रामक बताया है। खबर ये आई थी कि भारत में जो ओडीआईज जारी करते हैं एफपीआईज, उनको लेकर सख्ती की गई है। ओडीआईज यानी कि ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट, उसको लेकर सख्ती की खबरें आई थी, और ये कहा गया था कि अब चूंकि भारतीय बाजार में एफपीआईज का दखल बढ़ रहा है, वायदा में भी, और उसके चलते वोलेटिलिटी हो रही है, तो उसको लेकर सेबी सावधान है और सख्ती की गई है। लेकिन सेबी ने ये प्रेस रिलीज जारी करके सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी अभी नहीं हुआ है। तो मे भी हो सकता है कि एक ना पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पर आज के सत्र में काम करे। कल ऐसा कहा जा रहा था कि शायद ये सर्कुलर आने वाला है, या फिर ऐसी खबरें बाजार में हैं, उसके चलते कल की गिरावट को जोड़ करके देखा जा रहा था, लेकिन आखिरकार इस पर ये सफाई आ गई है। तो ये खबर फिलहाल के लिए भूल जाइए। मतलब सुबह जो भी अपडेट्स दिए गए उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि पूरी तरह से खंडन आ गया है, सफाई आ गई है सेबी की तरफ से। कुछ और शेयरों पर जरा नज़र डालते हैं। और वैसे तो मेटल में हमने कल देखा कि चौतरफा कमजोरी ही थी, बड़े वाले जो शेयर थे गिर रहे थे, लेकिन एक शेयर रेजिस्टेंस दिखा रहा था, वो था नाल्को का। कुणाल जी, नाल्को जरा आप देखिए, नाल्को कैसा लग रहा है आपको शेयर ये? तो अभिषेक, अगर बात करें तो लास्ट 3 या 4 दिन में स्टॉक ऑलरेडी 15% करेक्ट कर चुका था। 260-70 से करीबन 220 के आसपास स्टॉक ने ब्रेक किया था उस लेवल्स को। तो मेरा मानना है कि जनरली जब होता है कि काफ़ी सारे स्टॉक्स जो एंटिसिपेट कर जाते हैं करेक्टिव फेज पहले, और जब मार्केट में जब करेक्शन आता है तो वो स्टॉक्स वापस से रिकवर कर जाते हैं, बिकॉज वहाँ पर उनकी सेटअप जो होती है वो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाती है। तो कल के बाउंस के बाद ऐसा लगा था कि एक ओवरसोल्ड बाउंस है नाल्को में, जो 220 सब 220 के लेवल से
स्टॉक ने रैली किया। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरसोल्ड बाउंसेस में शायद 1-2 दिन की मूव और आ सकती है। 230 232 तक का एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फर्दर नैल्को में। बट अगर स्टॉक वापस अपने रेजिस्टेंस को ना क्रॉस कर पाए, 235 के आसपास के रेजिस्टेंस को ना क्रॉस कर पाए, तो शायद एक वापस रिटेस्ट कर ले 220 का। तो यहाँ पे डुअल सेटअप रह सकता है। पहले इनिशियली 5 to 6 पॉइंट्स का बाउंस रह सकता है 232 तक का, और अगर वो लेवल्स को क्रॉस ना कर पाए हायर साइड पे, तो वापस से 220 का एक रिटेस्ट आ सकता है। ओके कुणाल, हाय, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट मार्केट इतना वॉलेटाइल हो चुका है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में भी लिटरली हम देख रहे हैं कि डाउन ट्रेंड्स इतने हैं कि पार्टिसिपेंट्स कंफ्यूज हैं कि एंटर करें या नहीं। सो जोमो, विच इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट, विल इट गेट कन्वर्टेड इनटू फोमो? एंड ऑल्सो आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे बिफोर वी लेट यू गो? जी हाँ, आई थिंक काफ़ी टफ हो चुका है मार्केट लास्ट 3 से 4 महीनों में। अगर हम देखें सितंबर के हाइस के बाद में, बिकॉज हमने कंसिस्टेंट सेलिंग कहीं पे भी नहीं देखी एक बार भी। मेरा ऐसा मानना है कि शायद मार्केट एक इंडिकेशन कर रहा है कि यहाँ पे आप ट्रेडिंग एक्टिविटी और पोजीशन साइज को थोड़ा सा लिमिट कीजिए, और यहाँ पे एकदम स्टॉक स्पेसिफिक कन्विक्शन ट्रेड्स पे ही ज़्यादा बेट लीजिए, रादर देन गोइंग विथ एनी स्टॉक विच इज़ ऑन हाई मोमेंटम जनरली, बिकॉज वो होता है मोमेंटम स्टॉक्स में मार्केट में हम काफ़ी सारे स्टॉक्स को ट्रेड कर जाते हैं, बट यहाँ पे सिलेक्टिव होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा खास बात जो एक स्ट्रैटेजी में ट्वीक मैं सजेस्ट करूँगा कि मोमेंटम को चेज ना करें। अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड जब फेवरेबल होता है, जब मार्केट्स डिप डाउन कर जाता है, सपोर्ट लेवल्स के आसपास आता है, तो वहाँ पे इनिशिएट करना ज़्यादा लाभदायक होता है। तो मैं यहाँ पे कपल ऑफ ट्रेड्स सजेस्ट करूँगा। पहला इनफैक्ट बाय साइड पर रहेगा, वह जोमेटो 290-95 के आसपास वापस ट्रेड कर रहा है। क्लासिकल स्टॉक है, अपने प्रीवियस हाइज 300 प्लस के लेवल से स्टॉक करेक्ट कर चुका है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है, सेटअप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा स्टॉक यहाँ से वापस से 305 के लेवल्स को क्रॉस कर जाए, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रख सकते हैं 290 का। और जो शॉर्ट साइड में ट्रेड करना चाहे वो है आरबीएल बैंक, जो कि मेरा मानना है कि काफ़ी वीक सेटअप है प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स में से। 196 के आसपास ट्रेड कर रहा है आरबीएल बैंक, तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे शॉर्ट 167 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा शॉर्ट के लिए टारगेट रख सकते हैं 160 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 171 का। ओके, सो जोमेटो इनफैक्ट एक कॉल कुणाल की तरफ से, और साथ ही बैंकिंग प्लेयर्स में आरबीएल बैंक पर भी नजर। 325 तक के टारगेट जोमेटो पर नजर आ सकते हैं। 296 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 0.5% to 1% के गेन्स हमने देखे हैं। कुणाल, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए, अपनी कॉल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां फूड डिलीवरी काउंटर्स की बात हो रही है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स की बात हो रही है, एक स्पेस है जो कि डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। और जोमेटो की ही अगर बात करें, इनफैक्ट आज के सत्र में भी स्विगी जोमेटो फोकस में जरूर रहेंगे, क्योंकि बेंगलुरु में ओला ने 10 मिनट फूड डिलीवरी शुरू किया है। सो न्यू डेवलपमेंट, न्यू एडवांसमेंट यहाँ पर ऑफकोर्स लिस्टेड कैटेगरी में नहीं है ये, लेकिन स्विगी जोमेटो पर एक कंपटीशन है जिसका असर आता हुआ। लेकिन दोनों ही प्लेयर्स इस वक्त मार्केट में, और जब तक तीसरा प्लेयर नहीं आएगा, इट्स अगेन अ डिबेट कि कब तक जोमेटो सही है या फिर स्विगी सही है। विवेक, नॉट जस्ट स्विगी एंड जोमेटो, लेकिन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट प्लेस पर आपका टेक क्या होगा, ये जानना चाहेंगे हम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो देखिए, जोमेटो तो 18 ऑफ स्वदेश पे मैंने 50 रुपए में, 50 भी नहीं, 48 रुपीज में बात की थी। और बोला था कि ये मल्टी बैगर होगा किसी की जिंदगी में। और मुझे लगता है कि आज भी जोमेटो और स्विगी आपको बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे आगे चल के। हाँ ठीक है, शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा रनअप हो गया है करके कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए, ये जरूर होगा। लेकिन आप अगर यहाँ से 5 साल और 10 साल बाद देखोगे तो ये सारे के सारे मल्टीबैगर बन के आपको दिखाएंगे। अब रही कंपटीशन की, देखिए दूसरे देशों में पर्टिकुलरली हम लोग तो कंपेयर करेंगे चाइना से, क्योंकि पॉपुलेशन उधर ज्यादा है। तो चाइना में आपको दिखेंगे 1 या 2 प्लेयर है, इनफैक्ट एक ही है, जो जोमेटो से समझ लो कि 10 गुना बड़ा है। तो इतना स्कोप आपको आगे चल के भारत में भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे भी ट्रेंड चालू हो रहा है, जहाँ पे आप अगर नया फ्लैट लेने के लिए जा रहे हो तो आपको 2 BHK नहीं, 2 BH खाली मिलता है, और किचन तो होता ही नहीं है उसमें। तो ये एक ट्रेंड है। ऑलरेडी इनफैक्ट एक न्यूज रिपोर्ट में आया हुआ है, 4-5 दिन पहले एक न्यूज में था कि किचन्स धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो ये डायरेक्टली बेनिफिट है जोमेटो और स्विगी टाइप्स के लिए। आगे चल के ये लोग बिजनेस को और कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि जो डार्क रेस्टोरेंट्स है, डार्क स्टोर्स के जैसे, ये लोग वो भी चालू करेंगे। इनफैक्ट स्विगी के पास ऑलरेडी है। तो बुलिश हूँ मैं बहुत। नए प्लेयर्स आएंगे, पक्का आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। हो सकता है कि जियो भी आ जाए और दूसरे भी आए, तो ये तो होगा ही। तो कंपटीशन हीटअप होगा, लेकिन सेक्टर बहुत हॉट हो
इनफैक्ट विवेक, ये जो BHK का कॉन्सेप्ट है इसका जिक्र आपने किया था और काफ़ी इंटरेस्टिंग इनफैक्ट ये आपका ऑब्जर्वेशन है एंड लिटरली इससे काफ़ी स्पेसेस या कह सकते हैं कि रियल एस्टेट तो इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा ही। सो आई थिंक न्यू डेवलपमेंट एंड न्यू इनोवेशंस जो कि इस वक्त नज़र आ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें हैं और न्यू एज टेक्नोलॉजी स्पेस, न्यू एज स्टॉक्स भी हैं जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर हैं, जिस पर भी एक नज़र होनी चाहिए। लेकिन बाजार प्री ओपन टिक्स खुलने को बस 4 मिनट बाकी है। हमारे साथ हमारी पैनल पर ध्वनि पटेल भी जुड़ गई हैं, फिनवर्सिफाई की फाउंडर। आइए उनसे उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी जान लेते हैं। ध्वनि, गुड मॉर्निंग। बताएं आपकी नज़र आज कहां पर है? बाजार वैसे लगातार तीसरा सेशन है जबकि कमजोरी के साथ खुलने के आसार दिखा रहा है। गुड मॉर्निंग मानसी, और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डेफिनेटली बाजार के अंदर हमें कमजोरी देखने को मिल रही है, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे कुछ एक स्टॉक्स है जहाँ पे ब्रेकआउट्स भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे सबसे पहला काउंटर जो मुझे आज पसंद आ रहा है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। यूनाइटेड स्पिरिट्स में कल के सेशन में अगर आप देखें तो वहां पे एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है और वहां से जो वॉल्यूम्स का भी इंक्रीमेंट था वो काफी अच्छा वहां पे देखने को मिला। यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं ऊपर की तरफ। पोजिशनली इसके अंदर आपके टारगेट जो है वो 1610 से लेके 1620 तक के इसके अंदर जो अपसाइड है वो मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे आपको 1540 का यहाँ पे मेंटेन करके चलना है। उसके अलावा हम लोग न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज के बारे में अभी जिक्र कर रहे थे, जिसमें एक और काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है नायका का। नायका के अंदर अगर आप देखें तो एक काफी गिरावट इसके अंदर देखने को मिली, बट बेस फॉर्मेशन जो इसके अंदर बना है वो नीचे की अंदर 165 160 के लेवल्स के बीच में एक अच्छा खासा बेस फॉर्मेशन स्टॉक ने डेली चार्ट स्ट्रक्चर पे बनाया है और वहां से बाइंग एक्शन हमें पिछले 2 दिनों में यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज के सेशन में भी आपको ये बाइंग एक्शन कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। करंट लेवल से आप इसको बाय करें तो ऊपर की तरफ के टारगेट जो है वो पोजिशनली आपको 185 187 के लेवल्स तक अपवर्ड मोमेंटम इसके अंदर कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। नीचे जो स्टॉप लॉस खासकर इसमें मेंटेन करना है तो आप नीचे की तरफ में 173 का लेवल जो है वो एक स्टॉप लॉस की तरफ मेंटेन करना। बिल्कुल, तो ये नज़रिया नायका और इसके अलावा यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ पर मक्वारी की एक रिपोर्ट आई थी जिसके चलते कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2% की तेजी यूनाइटेड स्पिरिट्स पर दिखी थी। नायका पर खरीदारी की राय 185 से 187 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। लेकिन नज़र डालते हैं दूसरी एक बड़ी खबर पर, और आज सेबी के बोर्ड की अहम बैठक होने वाली है। बैठक में किन मुद्दों पर विचार हो सकता है, जानते हैं अंकुर मिश्रा से। अंकुर, गुड मॉर्निंग। बताएं बैठक में कौन से मुद्दे हो सकते हैं और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स पर कैसे दिखाई देगा? यह सेबी की एक अहम बैठक होने वाली है और यहाँ पर जो इनसाइडर ट्रेडिंग नॉर्म्स है उस पर चर्चा हो सकती है। एसएमई आईपीओस पर चर्चा हो सकती है। आपको याद होगा पिछले कुछ दिनों में सेबी के डिस्कशन पेपर्स आए थे एसएमई आईपीओ पे, और खासकर जो रेगुलेटर का जो मुद्दा रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स को पर्टिकुलरली बचाने के लिए जो एसएमई आईपीओ फ्रेंजी रही है, वहाँ पर कुछ नए नियम लाए जा सकते हैं। जो प्रपोजल्स हैं वो ये हैं कि जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स हैं एसएमई आईपीओ को, उनमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन हो सकता है। नए रूल्स, जो प्रोसेस है पूरी लिस्टिंग की एसएमई आईपीओ को, उसको सिंप्लीफाई करने पर जोर दे सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो डिस्कस हो सकता है वो है मिनिमम साइज 2 लाख किया जा सकता है, जो कि अभी करीब 1 लाख रुपए के आसपास है। साथ ही ड्रॉ डाउन अलॉटमेंट मेथड को नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। यहाँ पर जो अलॉटीज़ हैं वो 5 से बढ़ाकर 200 किए जा सकते हैं। साथ ही जो अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वहाँ पर भी कुछ स्ट्रिक्टर नॉर्म्स आ सकते हैं, खासकर जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग बोलते हैं। वहाँ पर चेंज इन रेटिंग्स हो, चाहे आपने फंडिंग का प्रपोज किया हो। इसके अलावा जो एग्रीमेंट होते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल, फ्रॉड हुआ, डिफ़ॉल्ट हुआ, प्रमोटर तक, तो ये सारा जो एम्बिट है इन नियमों का बढ़ाया जा सकता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथ ही साथ जो डिस्क्लोजर से भी बार बार बोल रहा है कि डिस्क्लोजर नॉर्म्स में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो ये सारी जो मुद्दे हैं वो चर्चा हो सकती है सेबी की बोर्ड बैठक में।
बिल्कुल, तो आज सेबी की इम्पोर्टेंट बैठक जहां पर सबकी नज़र रहेगी और इनसाइडर ट्रेडिंग के रूल्स भी सख्त हो सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ रियल एस्टेट स्टॉक्स पर हमने चर्चा की थी, लेकिन और एक स्टॉक पर नज़र डालेंगे, DLF, जहां पर CLSA की रिपोर्ट आई है। उन्होंने आउट परफॉर्म की राय तो बरकरार रखी है, लेकिन लक्ष्य जो पहले 870 रुपये प्रति शेयर था, वो अब बढ़ाकर 975 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। दिल्ली में उनका एक प्रोजेक्ट है, दहलियास प्रोजेक्ट, जहां पर रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला है और CLSA का मानना है कि रिस्पांस अच्छा रहा है तो उसका इम्पैक्ट नतीजों पर भी दिखाई देगा। और टोटल सेल्स करीब 10,000 से 11,000 करोड़ का कंपनी रिपोर्ट कर सकती है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस, जिसके चलते CLSA की रिपोर्ट और इसी के चलते DLF में आज एक्शन दिखाई देगा। किरण, क्या राय होगी आपकी DLF पर? आप अनम्यूट कर दीजिए सर। सॉरी। तो जब से हमने देखा है कि आरबीआई ने CRR को कट किया, उसके बाद एक कलेक्टिव रैली हमने रियल एस्टेट सेक्टर में देखी थी। अब DLF का करंट मार्केट प्राइस पे देखें तो नो डाउट मार्केट में हमारे यहाँ थोड़ा एक करेक्शन मोड चल रहा है, तो उसके चलते हाई बीटा काउंटर है, तो डिप आपको मिल सकता है, लेकिन ये डिप में लॉन्ग की सलाह रहेगी। 850 860 एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन जोन है, इस जोन के अंदर हमें लॉन्ग करना चाहिए। 840 के नीचे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए जब तक 840 का लेवल ब्रेक नहीं होता, क्योंकि वहां पे मल्टीपल क्लस्टर मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। तो अगर 840 ब्रेक नहीं होता है तो वापस यहाँ 900 तक की एक रैली आ सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है, लेकिन काफी अच्छा चार्ट पैटर्न है, तो डिप में बाय करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल, तो ये नज़रिया DLF पर। याद रखिए पिछले कुछ दिनों से एक्शन दिखा है और प्री ओपन में 1.5% की तेज़ी और बाय ऑन डिप्स की सलाह DLF पर दी जा रही है। 975 का लक्ष्य CLSA ने दिया है। लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर हमने फंडामेंटल राय तो ले ली थी, लेकिन इस पर एक टेक्निकल राय भी ले लेंगे। किरण, क्या राय होगी कोरोमंडल इंटरनेशनल पर? ठीक है, प्री ओपन में करीब 2.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स पर नज़र डालेंगे। याद रखिए कुछ ऑटो शेयरों में भी कल तो पूरे मार्केट में ही गिरावट दिखी थी, लेकिन ऑटो शेयरों पर आज एक रिपोर्ट आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर, जिसके चलते सेक्टर में एक्शन दिखाई देगा। किरण, ऑटो सेक्टर से कोई स्टॉक जहां पर इन लेवल्स पर फ्रेश पोजीशंस लिए जा सकते हैं? सो ऑटो सेक्टर में अगर हम बात करें तो टू व्हीलर स्टॉक्स हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। टू व्हीलर स्टॉक्स में एक अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, अब इस करेक्शन के बाद यहाँ से एक रैली आनी चाहिए। तो दो स्टॉक्स है हमें काफी अच्छे लग रहे हैं, हालांकि दोनों स्टॉक्स में कॉन्ट्रा बाय रहेगा, तो रिस्की ट्रेड्स है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे रिस्क लेना बनता है। तो पहला जो रहेगा वो आइशर मोटर रहेगा। अगर आइशर मोटर का आप चार्ट देखोगे तो जहां सभी स्टॉक अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, आइशर मोटर ने काफी अच्छा अपने 200 डेज मूविंग एवरेज को सस्टेन करके रखा है। 4700 से लेके 4600 का एक बेस सपोर्ट है और कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज भी वही है। तो मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है 4700 तक, तो वहां पे एक बार हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस ऑफ 4700 के नीचे का मेंटेन कीजिए। अगर 4700 के नीचे स्टॉक नहीं जाता है तो चांसेस है कि यहाँ पे आप एक बार रिकवरी देख सकते हो। तो आइशर मोटर हमें काफी अच्छा लग रहा है। दूसरा टू व्हीलर स्टॉक्स के अंदर TVS मोटर हमें अच्छा लग रहा है। TVS मोटर का भी आप डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी सिमिलर चार्ट पैटर्न है, कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज को होल्ड करके रखा है और रिसेंटली जो डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट दिया था उसके नेकलाइन के आसपास अवेलेबल है। तो 2400 से 2420 उसका सपोर्ट जोन है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हो। 2400 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, अगर 2400 ब्रेक नहीं हुआ तो वापस ये स्टॉक 2500 तक आ सकता है। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से TCS और TVS मोटर एंड आइशर मोटर, ये दोनों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए एज अ टू व्हीलर स्पेस में। और आयशर मोटर्स पर अपनी नज़र रखिए ऑटो सेक्टर से, लेकिन इस बीच केफिन टेक पर जेफरीज की एक बड़ी रिपोर्ट आई है और स्टॉक में एक्शन भी दिखेगा जेफरीज की रिपोर्ट के चलते, जहां उन्होंने खरीदारी की राय तो रखी ही है, लेकिन लक्ष्य 1530 रुपये प्रति शेयर का दिया है। तो कल के बंद भाव से देखें तो करीब 25% का अपसाइड इस स्टॉक में दिखाई दे सकता है, ऐसा जेफरीज का मानना है। उनका नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। डोमेस्टिक बिजनेस में जो कैपिटल मार्केट्स में अपूव दिखा है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कंपनी के फाइनेंशियल्स पर दिखेगा। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट के चलते केफिन टेक में प्री ओपन में ऑलरेडी 1.5% की तेज़ी दिखी है। लेकिन ध्वनि, क्या राय होगी आपकी इस स्टॉक पर? 1530 का फंडामेंटल पर लक्ष्य जेफरीज ने दिया है। जी बिल्कुल आशीषा, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर भी देख रहे हैं तो वन साइड रैली इसके अंदर देखने को मिली, जहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक का करीब 940 950 के लेवल्स के बीच में हुआ था और एक
ब्रेकआउट भी हमें विटनेस करने को मिला यहाँ पे 1160 के लेवल्स के पास। तो उसके बाद भी इसके अंदर वो कोई रुकावट नहीं देखने को मिल रही है। डेफिनेटली एक डिप आया है पिछले कुछ दिनों में, बट दिस इज मोर ऑफ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके नीचे जो आपको लेवल मेंटेन करना रहेगा, तो 1150 का जो लेवल है, ये लेवल स्टॉक यहाँ पे ब्रीच नहीं करना चाहिए, वरना कोई स्ट्रक्चर रिवर्सल आ सकते हैं। बट इन लेवल्स को बरकरार करते हुए ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो पोजिशनली यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे 1440 से लेके 1510 रुपए तक का एक मूवमेंट इसके अंदर बना रह सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया के फिनटेक पर जेफरीज की रिपोर्ट के चलते स्टॉक में एक्शन दिखेगा। लेकिन 9 बज चुके हैं और 9 के नवरत्न बताने के लिए अब हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। हाय शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक्स में आज एक्शन दिखेगा? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है अंबुजा सीमेंट पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इन्होंने मर्जर अनाउंस की है अपनी 2 सब्सिडरीज के साथ, पेन्ना सीमेंट और सांगी इंडस्ट्रीज़ के साथ। और याद रखिए 12 शेयर जो है अंबुजा सीमेंट के मिलेंगे अगर आप 100 शेयर जो है सांगी के देने वाले रहेंगे तो। अब याद रखिए 11% डिस्काउंट पे रहेगा और ये जो ट्रांजैक्शन है ये अगले 6 से 12 महीने तक होंगे। दूसरा स्टॉक HCC रहेगा। सोर्सेज बता रहे कि इनके QIP 600 करोड़ का जो है कंप्लीट हो चुका है। डिमांड अच्छी आई है और जो बड़े दिग्गज जो फंड्स है, SBI फंड, ऑथम श्रीराम म्यूचुअल फंड, PNB पारिबस और सैमसंग की फैमिली ऑफिस ने पार्टिसिपेट किया है। वाटेक वबा के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। सऊदी अरेबिया ने 2700 करोड़ रुपए का एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ऑर्डर को जो है रद्द कर दिया गया है और ये एक नेगेटिव न्यूज़ फ्लो स्टॉक के लिए है। स्विगी जोमेटो पे भी नज़र रखिएगा क्योंकि इनके जो कंपटीटर है ओला, इन्होंने जो है 10 मिनट की फूड डिलीवरी बिजनेस को शुरू कर दिया है बेंगलुरु में, जिसका नाम है ओला डैश का। लेकिन याद रखें ये जो कंपनी है ये होल्डिंग कंपनी पे लिस्टेड, ओला इलेक्ट्रिक को लेके इसका कोई लेना देना नहीं है। ईडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। RBI ने लिफ्ट कर दी है सुपरवाइजरी रिस्ट्रिक्शंस जो उनके 2 आर्म्स को लगी थी। एक ECL फाइनेंस था और दूसरा एसेट रिकंस्ट्रक्शन की कंपनी थी। और अरबिंदो फार्मा की बात करें तो 2 ऑब्जर्वेशंस आए US FDA द्वारा। उनके तेलंगाना के API फैसिलिटी में सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। वही राइट्स की बात करें तो 123 करोड़ रुपए का कंसल्टेंसी ऑर्डर आया है मीरठ डेवलपमेंट अथॉरिटी से। JSW एनर्जी हमारा 8वां स्टॉक रहेगा। एजेंसी से खबर आ रही है कि LG एनर्जी सोल्यूशन जो है डिस्कस करी है $1.5 बिलियन का JV भारत में, जहाँ पे EV और एनर्जी स्टोरेज बैटरीज पे जो है काम होगा। और आखिरी स्टॉक हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज, यहाँ पे इनक्रेड की रिपोर्ट आई है छोला फाइनेंस पे। इनको डाउनग्रेड कर दिया होल्ड पे, पहले ये ऐड था और टारगेट प्राइस कट कर दिया 1550 से 1300 रुपीज़ कर दिया है। ठीक है, शुक्रिया शरद। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं 9 के नवरत्न में आज एक्शन दिखने की पूरी उम्मीद है इनमें। एक शेयर ध्वनि आपसे जरा समझना चाहेंगे, वो है BSE का। कल भी हमने देखा कि तेजी रही और बाजार भले ही थोड़ा डामाडोल रहा है इस हफ्ते की अगर हम बात करें, लेकिन BSE धीरे धीरे करके लगातार छोटे छोटे मार्जिन से रिकॉर्ड हाइज बना रहा है। BSE में आप क्या टारगेट्स देख रही हैं और क्या ये चलता रहेगा या फिर जो थोड़े लोअर लेवल पर जिन्होंने एंटर किया है प्रॉफिट टेकिंग कर लें इसमें? अभिषेक जी, डेफिनेटली BSE के अंदर जिस हिसाब से आपको बढ़त देखने को मिल रही है, इनफैक्ट अगर आप देखें तो इसके अंदर जो रिसेंटली एक ब्रेकआउट आया है जहां पे स्टॉक ने 4970 का लेवल क्रॉस करा, उसके बाद इसके अंदर जो बढ़त है वो स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम आपको देखने को मिला है। ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ दिखने को मिलेगा आपको 6080 के जो लेवल्स है वहां तक। फिबोनाची एक्सटेंशंस जब हम बनाते हैं डेली स्ट्रक्चर पे तो वहां पे आपको उन लेवल्स के पास तक की एक अपवर्ड मोमेंटम इसमें देखने को मिल सकती है। जिन्होंने पोजीशन बना के रखी है वो उसको मेंटेन करके रखें, और जिन्होंने हाल फिलहाल में ब्रेकआउट पे भी पोजीशन बनाई है उनके लिए सजेस्टेड स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 5440 का। ठीक है, 5440 5440 रुपए का स्टॉप लॉस होगा BSE लिमिटेड के लिए। आज भी हल्की सी ही तेजी पर शुरुआत के संकेत दे रहा है BSE का शेयर। लेवल्स फ्रीज हो गए हैं। निफ्टी 36 अंक नीचे शुरुआत करेगा। निफ्टी बैंक में 125 अंकों की गिरावट पर शुरुआत हो रही है, तो कोई बहुत ज़्यादा कोई झटका हम देख नहीं रहे। जो इंडिकेट कर रहा था गिफ्ट निफ्टी 50-60 अंकों की, उससे थोड़े से कम भी हम देख रहे हैं गिरावट है निफ्टी में इस वक्त। जो लेवल्स फ्रीज हुए हैं 24,300 के आसपास, देखते हैं क्या वहां से
एक बाउंस बैक अटेम्प्ट होता है बाजार में। शेयरों की बात करें, आईटीसी फिलहाल हमें सबसे ऊपर दिख रहा है। हालांकि कोई भी शेयर ऐसा नहीं दिखा रहा है कि 1% से ज़्यादा वो तेज़ी के साथ शुरुआत करेगा। आईटीसी में कल हमने स्ट्रेंथ नहीं देखी, बट अच्छी चीज़ है कि नहीं डैमेज भी नहीं हुआ। किरण जी, आईटीसी आज पॉजिटिव शुरुआत करेगा, क्या खुलते ही खरीदें इसको? सी आईटीसी या एफएमसीजी काउंटर, सभी एफएमसीजी काउंटर अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छे बॉटम के ऊपर अवेलेबल है। 200 डेज मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहे हैं। आईटीसी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर हम एफएमसीजी में कह सकते हैं, तो डेफिनेटली खुलते के साथ यहाँ पे लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे 460 का मेंटेन कीजिए, जब तक 460 के नीचे नहीं जाएगा चांसेस है आप 500 तक की रैली वापस देख सकते हो। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग करने की सलाह है आईटीसी को। डिक्सन टेक ने जब से अपनी डील अनाउंस की है ओप्पो के वीवो के साथ में, हम देख रहे हैं कि ये लगातार शेयर में तेज़ी हुई है और कल 19,000 के भाव को भी डिक्सन टेक ये पार कर गया था। इसके अलावा केन्स टेक ये एक और शेयर है जहां पर हमने तेज़ी देखी। ईएमएस वाले में सिरमा एसजीएस हो गया या फिर कुछ और जो शेयर हैं इस स्पेस में, सारे के सारे बजिंग हैं। विवेक जी, अभी आपको वैल्यू कहां पर दिख रही है? देखिए, अब 19,000 का शेयर हमसे तो नहीं खरीदा जाएगा, डिक्सन टेक अगर खरीदना हो तो आपको कहां कंफर्ट है? अभिषेक, एक्चुअली 19,000 की बात नहीं है, बात होती है वैल्यूएशन की। अगर आपको आज के दिन ईएमएस स्पेस में जाना हो तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस रह गए। मतलब इस वैल्यूएशन में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहूंगा मैं। और कभी कभी हमने बाजार में ये देखा है कि बाजार ज्यादा चल जाता है जितना चलना चाहिए उससे भी, तो थोड़ा सा होल्ड करिए। अभी मतलब वो बोलते हैं ना कि जब सब कुछ चल रहा है तो ये भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है अभी, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे स्टॉक्स ही अवॉइड करूंगा। ईएमएस में अभी नहीं रहूंगा मैं। हाँ, ऑन डिप्स कभी ना कभी आएगा, डिप्स भी आएगा, करेक्शन क्यों कारण वगैरह बाद में पता चलेगा, लेकिन आएगा। ओके, सो चलिए फिलहाल तो स्टॉक को वॉच लिस्ट में ही रखने की राय। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स भी अगर देखा जाए, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ही आपको ज़्यादातर नजर आएंगे। प्री ओपन में जेएसडब्ल्यू एनर्जी के स्टॉक पर एक नज़र होनी ज़रूर चाहिए। ध्वनि, आपसे एक राय लेना चाहेंगे। एलजी एनर्जी के साथ जॉइंट वेंचर बनाने पर जो बातचीत हो रही है, क्लियरली साइंस नजर आ रहे हैं न्यूज़ फ्लो के चलते ऑलमोस्ट 2% की मजबूती के साथ खुलने की तैयारी। क्विक कॉल। डेफिनेटली मानसी यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। बेस फॉर्मेशन अच्छी हुई है यहाँ पे 660 के लेवल्स के पास, और वहां से पिछले 2 सेशन में हालांकि मोमेंटम थोड़ा सा हल्का मिसिंग दिख रहा था, बट आज जिस हिसाब से प्री ओपन के नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आपको मोमेंटम जो है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। 730 से लेके 755 तक के इसके 2 टारगेट्स बनते हैं। स्टॉप लॉस के तौर पे नीचे की तरफ में 660 का लेवल ध्यान में रखें। ओके, 660 के लेवल पर एक नज़र होनी चाहिए निचले स्तरों पर अगर आप देखें, लेकिन पॉजिटिव अपमूव है। 730 755 तक के लेवल्स भी यहाँ पर नजर आ सकते हैं। बाजार की चाल आज लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन है, जबकि हम देख रहे हैं कि कमजोरी के साथ शुरुआत होने के साइंस हैं, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें 24,300 के नीचे खुलने की पूरी तैयारी में निफ्टी नजर आ रहा है। 80,600 666 के लेवल्स के आसपास सेंसेक्स में प्री ओपन टिक्स आप देख पाएंगे। स्टॉक्स लाइक राइट्स, क्योंकि खबर के दम पर एक इम्पैक्ट है, कंपनी को एक कंसल्टेंसी ऑर्डर मिला है जिसके चलते प्री ओपन में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 1.5% की मजबूती के साथ इस स्टॉक में अच्छी खासे एक्शन देखने को मिल रहे हैं। सीमेंट स्टॉक्स पर भी आज नजर रहेगी। हमारी खबरों वाले शेयर्स की सूची में भी सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी बातचीत हमने आपको बताई, अंबुजा सीमेंट इन पर्टिकुलर, क्योंकि सब्सिडरी सांगी और पेना सीमेंट के मर्जर का ऐलान यहां पर होता हुआ दिख सकता है, और ये खबर के चलते एक इम्पैक्ट अंबुजा सीमेंट में इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 1-1.5% की मजबूती देखने को मिल रही है। प्री ओपन में मजबूती के साथ खुलने की तैयारी। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी नजर होनी चाहिए, हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर है ये स्टॉक। इनफैक्ट केमिकल क्षेत्र और साथ ही फर्टिलाइजर स्पेस को अगर आप देखें, वॉलेटाइल मार्केट्स में भी ये वो स्पेसेस हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इस वक्त अगर आप देखेंगे चंबल फर्टिलाइजर, फैक्ट, आरसीएफ, एनएफएल, ये सारे के सारे स्टॉक्स में मूवमेंट जो है हरे निशान के साथ ही खुलने की पूरी तैयारी बताएंगे। और साथ ही नोवामा की इस पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ जहां पर होल्ड रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी है और टारगेट प्राइसेस बढ़ाए हैं। कोरोमंडल
कोरोमंडल इंटरनेशनल पर भी एक फोकस होना चाहिए। रियल एस्टेट और ईवी स्पेस पर फोकस रहेगा। ब्रोकरेजेस के रेडार पर M&M फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस और इंश्योरेंस जैसे प्लेयर्स हैं। लेकिन बाजार इस वक्त खुलने की तैयारी में और इस शुरुआत को अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट कह सकते लगातार थर्ड ट्रेडिंग सेशन जबकि बाजार में कमजोरी हावी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन बाजार खुलने के बाद किन स्पेसेस पर इस वक्त फोकस बनता हुआ दिख रहा है, इस पर नजर रहेगी। एंड एज वी सी द ओपनिंग 24,300 के ऊपर तो चलिए निफ्टी ने शुरुआत की जरूर है, लेकिन इन लेवल्स को कितना सस्टेन करता है, यहाँ से किस करवट जाता है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, ये देखना बेहद जरूरी होगा। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, यूएस फेड की बैठक, इंटरेस्ट रेट डिसीजन, सारी की सारे ट्रिगर्स हैं जो कि खड़े हैं हमारे लिए, इस पर भी नजर होगी। इसका भी इंपैक्ट मार्केट पर पड़ेगा। 52,665 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स के डाउन ट्रेंड के साथ बैंक निफ्टी में शुरुआत होती हुई ब्रॉडर मार्केट्स पर भी एक फोकस होना चाहिए। मिड कैप में हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव, करीब 140 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छा, सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे FMCG खेमा है जहां पर शुरुआत अच्छी खासी होती हुई इस वक्त नजर आ रही है। सो क्लियरली कंजम्पशन थीम जो है वो बाजार को संभालने का काम कर रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखें फार्मा, रियल्टी एंड IT, ये 4 सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके विपरीत मेटल, एनर्जी, ऑटोमोबाइल प्लेस और साथ ही बैंक्स का खेमा जो है यहाँ पर बिकवाली का दबाव। स्टॉक स्पेसिफिक मूव वॉलेटाइल मार्केट्स में कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं इस वक्त क्लियरली हम देख रहे हैं। ITC कंजम्पशन स्पेस से जुड़ी कंपनी, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, ग्रासिम, HCL टेक्नोलॉजीज, ये सारे के सारे स्टॉक्स में हरे निशान के साथ कामकाज आप देख पाएंगे। ऑन द फ्लिप साइड ICICI बैंक, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स, L&T, HDFC बैंक के सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ दिख रहा है। खबरों के दम पर हमने अंबुजा सीमेंट की खबर आपको बताई थी, एक नजर वहां पर भी होनी चाहिए। रिलायंस पर फोकस जरूर कीजिएगा। कल मेजर प्लेयर्स लाइक रिलायंस, HDFC बैंक बाजार को संभाल नहीं पा रहे थे। शुरुआत रिलायंस की सदी हुई नजर आ रही है, लेकिन HDFC बैंक की तरफ से कंट्रीब्यूशन नहीं है। HCC के काउंटर पर एक नजर रखें, 600 करोड़ का QIP और ये खबर के चलते एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख सकता है। फाइनेंशियल स्पेस में श्रीराम फाइनेंस पर एक नजर होनी चाहिए। हरे निशान के साथ खुलने की तैयारी, हरे निशान के साथ इनफैक्ट ओपनिंग होती हुई। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, डिफेंसिव्स का खेमा जो है ये भी बाजार को संभाल रहा है। स्टॉक्स लाइक सन फार्मा ऑलमोस्ट 1.5% के मूव्स यहां पर दिखाते हुए। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज आपकी स्क्रीन पर करीब 1% की तेजी के साथ। सो क्लियरली लेबोरेटरीज, हेल्थ केयर, फार्मा प्लेयर्स हैं जो कि बाजार को इस वक्त संभाल रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1072 एडवांसेस के सामने 933 डिक्लाइन आप देखेंगे। चलिए अंडरटोन अगर देखें बाजार का टूवर्ड्स, हम कह सकते हैं कि बाजार संभलने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन ये बहुत ही जल्दी है कहना, क्योंकि इस वक्त बाजार को सेटल होने देंगे। लगातार 2 सेशन की वॉलेटिलिटी हम देख चुके हैं और इस वॉलेटिलिटी के बाद मार्केट आज किस करवट बैठता है इस पर खास नजर रहेगी। फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट 15 मिनट तक तो आपको बाजार को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। 2% की तेजी इंडिया विक्स में लगातार फेयर इंडिकेटर में बढ़ोतरी जो है ये भी कंसर्न पैदा करता है, तो क्लियरली इस पर नजर होनी चाहिए। हीट मैप आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार पर किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए दिख रहे हैं इस पर एक क्विक टेक देख लेते हैं। और बाजार का हीट मैप अगर आप देखेंगे इस वक्त बटा सा कामकाज है। निफ्टी में फिनेंस स्पेस में श्रीराम फाइनेंस, फार्मा में सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ITC, विप्रो, HCL टेक जैसे काउंटर्स पहले 5 हैं जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। इस लिस्ट में SBI लाइफ, सिप्ला, भारतीय एयरटेल जैसे स्टॉक्स भी हैं, लेकिन आइशर मोटर्स, टाइटन, HDFC बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस जैसे हैवी वेट्स हैं जो कि बाजार में इस वक्त कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सो कह सकते हैं कि सदी हुई शुरुआत आज भी बाजार की, कल ही की तरह तस्वीर आज भी बाजार की हम देख रहे हैं। फ्लैट शुरुआत इस वक्त मार्केट करता हुआ। कोरोमंडल इंटरनेशनल पर नजर होनी चाहिए। हमारे एक्सपर्ट्स से हमने राय ली, हमारे सारे टेक्निकल हो चाहे फंडामेंटल एक्सपर्ट्स कोरोमंडल इंटरनेशनल पर खरीदारी और यहाँ से आगे कह सकते हैं कि मजबूती के साइंस दिखा रहे थे। खबर है और खबर का इम्पैक्ट है जो कि कोरोमंडल इंटरनेशनल पर दिख रहा है। IT स्पेस, निफ्टी IT का हीट मैप आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मजबूती के साथ, चाहे लार्ज प्लेयर्स हो या फिर मिड कैप IT स्पेस हो, मजबूती के साइंस यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। सो क्लियरली हेल्थ केयर, लेबोरेटरी, फार्मा, IT सेक्टर और साथ ही कुछ हद तक कह सकते हैं कि कंजम्पशन का खेमा जो है इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहा है। टॉप सेक्टोरल बेट्स की अगर बात करें, निफ्टी फार्मा है जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहा है। सरप्राइजिंगली रियल एस्टेट सेक्टर में आज अप मूव फिलहाल तो नहीं नजर आ रहा है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और बाजार की शुरुआत के बाद हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं ओपनिंग ट्रेड्स में, उनके साथ जानते हैं। ध्वनि, सबसे पहले आप बताएं ओपनिंग कॉल्स कौन से होंगे आपके?
जी बिल्कुल आशीषा, मेरी तरफ से यहाँ पे दो काउंटर्स फोकस में आ रहे हैं। दोनों ही सेक्टर्स जो है वो आज बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं और डिफेंसिव साइड पे प्ले करना चाहेंगे। यहाँ पे डॉक्टर रेड्डीज का जो काउंटर है वो मुझे पसंद आ रहा है। डॉक्टर रेड्डीज को अगर आप चार्टिकल स्ट्रक्चर पे देखें तो हमें पिछले यहाँ पे 3 सेशन से एक बाइंग पावर देखने को मिल रहा है। हालांकि कल के सेशन में यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली थी, बट स्टॉक ने जो है वो डेली चार्ट्स पे अपने 200 डीएमए के पास सपोर्ट लिया और आज के सेशन में हमें जो आपकी इन्वेस्टर्स मूविंग एवरेज 200 की डीएमए है उसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 20 और 50 डीएमए का भी पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम इंक्रीमेंट इसके अंदर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप बाय करें, 1300 का टारगेट इसके अंदर बनता है। स्टॉप लॉस के तौर पे खास करके ध्यान रखें, नीचे की तरफ आपको 1244 का लेवल मेंटेन करके रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस से, जहां पे इन्फोसिस के अंदर आपको बाइंग एक्शन देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस को आप करंट लेवल से प्लस करके चले। ऊपर की तरफ शॉर्ट टर्म टारगेट्स यहाँ पे 2000 के रहेंगे। स्टॉप लॉस के तौर पे इन्फोसिस में आपको जो लेवल ध्यान में रखना है, तो आज का जो लो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है वो पिछले 4 सेशन से आप देखें तो उसी लो फॉर्मेशन के साथ हम सस्टेन कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ में 1959 का स्टॉप लॉस जो है वो इन्फोसिस में लगा है 2000 के टारगेट्स के लिए। तो डॉक्टर रेड्डीज पर खरीदारी की राय, 1300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य, और इसके अलावा इन्फोसिस पर शॉर्ट टर्म का टारगेट 2000 रुपए प्रति शेयर। दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी की राय। और फार्मा स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेजी दिखी है। सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर 1% की तेजी के साथ निफ्टी फार्मा इंडेक्स कारोबार कर रहा है। डॉक्टर रेड्डीज जहां पर ध्वनि ने खरीदारी की राय दी है, 1.5% की तेजी आज। सन फार्मा, एल्केम लेबोरेटरीज, ग्लैंड फार्मा, लुपिन, ग्लेनमार्क फार्मा सभी स्टॉक्स में 1 से 1.5% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। और आईटी सेक्टर जहां से इन्फोसिस पर खरीदारी की राय ध्वनि ने दी है, उस सेक्टर में भी करीब आधे % की तेजी के साथ कारोबार। विप्रो 1.5% ऊपर, एम्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट सिस्टम्स सभी स्टॉक्स में आधे से 1% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। लेकिन लूजिंग साइड पर पीएसयू बैंक्स, याद रखें कल भी सबसे ज्यादा कमजोरी इस सेक्टर में दिखी थी और आज भी दबाव बरकरार है। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स 0.7% की गिरावट। बैंक ऑफ बड़ौदा, आईओबी, महाराष्ट्र बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक सभी स्टॉक्स में करीब आधे से 1% की गिरावट आज दिखी है। ध्वनि, आपने आईटी और फार्मा सेक्टर से एक स्टॉक तो बता दिया, लेकिन इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया रहेगा? बैंक ऑफ बड़ौदा और आईओबी, इन दोनों स्टॉक्स में सबसे ज्यादा गिरावट आज दिखी है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल अशेषा पीएसयू स्टॉक्स के अंदर मेरा जो कन्विक्शन है वो ज्यादा स्ट्रांगली नहीं बन रहा है। हम देख रहे हैं कि पिछले काफी सेशन से अगर बीओबी को अगर आप देखें तो वहां पे आपको 9 दिसंबर के बाद एक गिरावट ही देखने को मिल रही है। हालांकि मोमेंटम जो है वो बहुत ही स्लो एंड स्टेडी इसके अंदर देखने को मिल रहा है, बट अगर आप हाई से देखें तो हम करीब यहाँ पे काफी अच्छा करेक्शन बीओबी के अंदर देख चुके हैं। और आईओबी का भी जो काउंटर है वहां पे भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी गिरावट हावी है। इनफैक्ट आईओबी के अंदर और ज्यादा आपको डाउनवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जहां पे 52 रुपीस के लेवल्स के पास अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल इसके अंदर देखने को मिला है। इनफैक्ट पिछले 3 सेशंस में स्टॉक ने अपनी जो इंपॉर्टेंट डीएमएज होती है उसको भी नीचे की तरफ क्रॉस करा है और मोमेंटम इंडिकेटर्स का भी आपको नेगेटिव क्रॉसओवर इसमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो ये नजरिया पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पर। लेकिन इस बीच हमारे साथ नीलेश जैन भी जुड़ चुके हैं। नीलेश, शुक्रिया समय निकालकर ईडी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपके ओपनिंग कॉल्स बताएं। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल देखिए, आज काफी अच्छा एक्शन स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रहा है। इंडेक्स में नो डाउट ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत दबाव हम देख रहे हैं, बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जो एक एक्यूमुलेशन दिखा रहा है फिलहाल, और गिरावट पे इसे खरीदारी करने की सलाह होगी। थोड़ी सी डिप आज जरूर मिली है। यहाँ पे 670 के स्टॉप लॉस से जेएसडब्ल्यू एनर्जी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 700 और 720 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक पे नजर डालें, एक्शन कंस्ट्रक्शन, एस इस पर्टिकुलर स्टॉक में काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है। एक मल्टी मंथ रेजिस्टेंस जोन को इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्लियर किया है। 1525 से लेके 1550 तक की अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एंड 1478 1478 के स्टॉप लॉस से इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। ठीक है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर व्यू और एस को लेकर भी नीलेश जी का व्यू।
कुछ और स्टॉक को देखते हैं। अच्छा, एक स्पेस भी बजिंग है, अब इस पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, वो है न्यू एज टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, प्लेटफॉर्म स्टॉक्स, उसमें रौनक है। कार्ड ट्रेड टेक आज भी शुरुआत इसने बढ़िया की है, 2-3% की तेजी पर इसमें कारोबार हो रहा है। ध्वनि जरा चेक कीजिए, कार्ड ट्रेड टेक वैसे तो इस साल का अगर हम इस स्पेस की अगर बात करें सुपरस्टार साबित हुआ है, पैसे डबल करके दिए हैं कार्ड ट्रेड टेक ने। ट्रेड के लिहाज से आप किस तरह के मौके देख रहे हैं इसमें? यहाँ पे अभिषेक जी, जिस हिसाब का इसके अंदर मोमेंटम देखने को मिल रहा है, वन साइड अपवर्ड मोमेंटम ही इसके अंदर कॉन्स्टेंटली देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में जो एक यहाँ पे पिछले 3-4 सेशंस में गिरावट देखी, तो स्टॉक ने यहाँ पे 1465 की लेवल्स के पास डेफिनेटली एक सपोर्ट लेवल बनाया है। बट कोई फ्रेश ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट करना हो तो मेरी सलाह रहेगी कि ऊपर की तरफ में जैसे स्टॉक यहाँ पे 1590 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो इसके अंदर अब वापस से कोई फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। अदरवाइज यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको होल्ड करने की सलाह रहेगी, बट फ्रेश ट्रेड्स यहाँ पे रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है कार्ड ट्रेड टेक में, ऑलरेडी शेयर चला हुआ है, 3% ऊपर आज शुरुआत इसकी हुई है। बाजार देखिए शांत शुरुआत के बाद थोड़ी थोड़ी सी नरमी इसमें बढ़ती हुई दिख रही है। 40-50 अंक नीचे निफ्टी है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो हो गई है अब 250 अंकों की, 52,500 के आसपास आके निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। और आज भी कल की तरह जो डिक्लाइंस वाले यानी कि जो गिरावट वाले शेयर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है बाजार में। 1263 शेयर कमज़ोर हैं और 938 शेयर मजबूत है। एनएसई के आंकड़े ये तस्वीर देख रहे हैं। एफएनओ में भी अगर आप देखेंगे तो 1:3 के आसपास का रेशियो है। 50 शेयर मजबूती वाले हैं और 150 से ज़्यादा शेयर कमज़ोरी वाले हैं। तो बाजार में दिख रहा है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है इंडेक्स में अभी, हालांकि 50 अंकों की आसपास की नरमी निफ्टी में दिख रही है। लेकिन अच्छा, एक शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर लगातार बिल्ड हो रहा है, टाटा मोटर लग रहा था कि क्या 800 रुपए के आसपास एक ठीक बाई होगा, लेकिन अब तो 750 रुपए के आसपास ये शेयर गिर चुका है। आज तीसरे सत्र में कमजोरी हो रही है। नीलेश जी, टाटा मोटर्स यहां से शॉर्ट करना है या यहां से लॉन्ग करना है, आपकी सलाह क्या होगी? हालांकि एक दो ऐसे आंकड़े आ रहे थे ऑटो को लेकर, वो एनकरेजिंग नहीं थे, थोड़ी सी निराशा उनसे हमें दिख रही थी। बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए लॉन्ग करने का फिलहाल तो कोई ट्रेड यहाँ पे रिवर्सल के इंडिकेशन नहीं है, तो यहाँ पे लॉन्ग का तो सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि स्टॉक में लगातार हम वीकनेस देख रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट को भी आज ये पर्टिकुलर स्टॉक ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ फॉलिंग नाइफ। बेटर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। अगर कोई ट्रेड लेना ही है तो वो शॉर्ट साइड में लेके चल सकते हैं, बट वो भी पुल बैक पे लेना होगा, क्योंकि आज ऑलरेडी 2.5% का फॉल हम देख चुके हैं। स्ट्रक्चर वीक है और स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि 740 से 720 तक की डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। ओवरऑल ऑटो स्पेस में टाटा मोटर हैज बीन वन ऑफ द अंडर परफॉर्मर, और ऐसा लग रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस और कंटिन्यू होगा। इसके अलावा एस्कॉर्ट पर भी काफी स्ट्रक्चर खराब नजर आ रहा है। सिमिलर डाउनटिक यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी एक शॉर्ट सेल किया जा सकता है। वीक काउंटर वीक नजर आ रहा है। डाउनसाइड में 3250 तक की डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 3345 के स्टॉप लॉस से 3250 एंड 3200 के लोअर साइड के लेवल्स के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी शॉर्ट करके चल सकते हैं पुल बैक पे। ठीक है, 3200 के टारगेट आपको आ सकते हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा में 1% के आसपास की गिरावट है, ये ट्रेड आपके लिए बन रहा है। निफ्टी बैंक में 12 में से 11 शेयर इस वक्त कमजोर हैं, एक्सिस बैंक को छोड़कर। एक्सिस बैंक में मामूली सी हल्की सी तेजी है, 0.04% की। बाकी ये सारे के सारे शेयर आज कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आईसीसी बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, इनसे प्रेशर आज ज़्यादा बनते हुए दिख रहा है। एसबीआई का शेयर 850 रुपये के नीचे आकर कारोबार कर रहा है। अगर हम कुछ और शेयरों की बात करें, अच्छा एक शेयर जिस पर थोड़ा व्यू चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन में फार्मा में उतनी बुरी स्थिति नहीं है। अल्केम लैब में ध्वनि कोई ट्रेड बन रहा है? जी बिल्कुल अभिषेक जी, अल्केम लैब डेफिनेटली यहाँ पे एक इंट्राडे चार्ट्स पे अगर आप देखें तो रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट डेली स्ट्रक्चर पे भी आप देखें तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ पे आरएसआई के साथ देखने को मिल रहा है, और आपको ऊपर की तरफ स्टॉक के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एक बार 5525 का लेवल क्रॉस करना। अगर यहाँ पे 5525 का लेवल क्रॉस करता है स्टॉक, तो यहाँ पे आप एक फर्दर पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं, वरना उन्हीं लेवल्स के पास एक
रेजिस्टेंस भी फेस करने को देखने को मिल सकता है। तो हाल फिलहाल के लिए इसको वेट एंड वॉच करें। लेवल्स क्रॉस होने के बाद यहाँ पे कोई भी एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, 5,525 ये पार हो जाने दीजिए, उसके बाद आप इसमें तेजी का ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा अल्केम लैबोरेटरीज में। पेटीएम को भी जरा लेकर आइए। पेटीएम ऐसा शेयर हो गया जिसके बिना आजकल चर्चा पूरी हो नहीं पाती है। हमने 1,000 रुपए के ऊपर के भाव देखिए पेटीएम में। इस साल 300 रुपए की रेंज में शेयर गया था, वहां से ट्रिपल करके निवेशकों को पैसे दे दिए। तो जो कुछ भी कंसर्न्स उठाए गए थे पेटीएम को लेकर, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर सवाल उठे, रेगुलेटरी टेंशन हुई, लेकिन अच्छे से रिकवर किया हुआ स्टॉक है ये। 1,018 रुपए का भाव है। नीलेश जी, जो पेटीएम को 1,000 रुपए के ऊपर जिनकी आंखें खुली होंगी पेटीएम को लेकर कि अच्छा भाव ये हो गया, अब क्या करें, क्या अभी भी मौके हैं क्या पेटीएम में? देखिए अभिषेक जी, इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो ये 7 कंसेक्यूटिव मंथली गेन है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। लगातार एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं और निचले स्तर पर 330 के लेवल के आसपास जब एक बॉटम बना था, वहां से जो रिबाउंड हम देख रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है ये और कंटिन्यू होना चाहिए अपमूव यहाँ से। बट इन लेवलों पर कहीं ना कहीं रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है। अगर पोजिशनल नजरिए से देख रहे हैं तो बेहतर होगा कि स्टैगर वे में खरीदें। अगर ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो 970 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग ट्रेड लेके चल सकते हैं। बट मैं तो कहूंगा बेहतर होगा कि अगर ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करें, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं और फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ी सी डिप का इंतजार करें। अपसाइड नो डाउट अभी भी ओपन है। 1070 और 1100 तक के लेवल ऊपरी स्तर पर हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पेटीएम में अभी और आपको तेजी देखने को मिल सकती है। आज हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वाले शेयर कमजोर हैं। उसमें आप एलएनटी के शेयर को भी देखिए, एलएनटी में भी कमजोरी है। एबीबी, कमिंस इंडिया, यहाँ पर भी कमजोरी में देखने को मिल रही है। एलएनटी को लेकर एक कंसेंसस बिल्ड हो रहा था कि ये शेयर अगर आपको खरीदना है तो ये बढ़िया सेफ स्टॉक है। ध्वनि, आप बताइए 3 दिन के गिरावट के बाद क्या स्ट्रक्चर को लेकर कोई दिक्कत है, या फिर जो बाय ऑन डिप्स करना चाह रहे हैं, जो थोड़ा पोर्टफोलियो के लिहाज से थोड़ा सा लंबा समय के लिए इसको खरीदना चाह रहे हैं, क्या ठीक शेयर है ये? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे वीकली स्ट्रक्चर अगर आप इसका देखें तो वीकली स्ट्रक्चर पे इस गिरावट के बाद भी कोई डैमेज नहीं हुआ है। आप वीकली स्ट्रक्चर पे देखें तो स्टॉक एक नैरो ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा था और वहां से हमें इसके अंदर अपवर्ड मोमेंटम ही देखने को मिल रहा है। तो स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम ऑन द हायर साइड बिल्ड होता हुआ देखने को मिल रहा है। कोई भी डिप यहाँ पे स्टॉक के अंदर मिलती है जहां पे 3650 का लेवल भी वापस से ये स्टॉक रिटेस्ट करता है, तो डेफिनेटली इसको पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड की तरफ भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। एलएनटी को लेकर ये व्यू। आज हम देख रहे हैं कि देखिए बाजार में ना अब ना शेयर बड़े खोज के निकालने पड़ेंगे। आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर मोमेंटम है, कहाँ पर खबरें हैं, और उन दोनों को अगर मेल हो जाए तब और अच्छी बात है। निफ्टी इस वक्त सपाट 5 अंकों के आसपास की गिरावट, लोअर लेवल से फिर से थोड़ी सी बाइंग आती हुई दिख रही है। लेकिन इंडिया विक्स पे ध्यान रखिएगा, इंडिया विक्स से 3% ऊपर 15 के आसपास चला गया इंडिया विक्स। तो बाजार की जो रफ्तार है ना उसको थाम के अभी रखेगा। ये भय का और उतार चढ़ाव का सूचक होता है इंडिया विक्स, और बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है। 15 से 35 की रेंज में रहे स्टेबल माना जाता है। उसके ऊपर जाए तब तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 15 के नीचे वाली कैटेगरी थोड़ा सा सस्ता माना जाता है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो लगी है 150 अंकों के आसपास की, तो थोड़ी सी लोअर लेवल से इसमें भी बाइंग आई है निफ्टी बैंक में। देखना होगा कि कितनी सस्टेन करती है। सवाल ये है वो सस्टेन मूव्स नहीं आ पा रहे हैं। एक खेमा और बाजार में है जहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ छोटी छोटी सी बाइंग हो रही है, और वो है पेपर स्टॉक्स का। जेके पेपर जरा आप नीलेश जी चेक करके बताइए, या फिर कोई और अगर आपको पेपर शेयर ठीक लग रहा हो ट्रेड के लिहाज से आप नाम ले सकते हैं उसका। बिल्कुल, देखिए जेके पेपर का स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है और काफी अच्छा रिबाउंड हम निचले स्तरों से देख रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। 6 महीने से हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को एक रेंज में ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। बट इन लेवलों पर रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल है, लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। 455 460 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो गिरावट पे इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। ऊपरी स्तर पर जैसे ही एक पर्टिकुलर काउंटर 490 का लेवल ब्रेक करेगा, 520 और 540 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो विद इन पेपर स्पेस बिल्कुल जेके पेपर एक प्रिफर्ड बेट साबित हो सकती है।
जेके पेपर प्रेफर्ड बेट 730 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर इनफैक्ट एंटिसिपेट किए 500 प्लस के टारगेट्स भी यहाँ पर इनफैक्ट एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। गिरावट में खरीदारी के मौके ज़रूर ढूंढे। वॉलेटाइल मूव्स हैं लेकिन हरे निशान के साथ आज ये काउंटर ट्रेड करता हुआ, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक भी बड़ा ही कह सकते हैं सिलेक्टिव कामकाज आज मार्केट में होता हुआ देखने को मिल रहा है। सिलेक्ट प्लेयर्स लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पर हम अपमूव देख रहे हैं। इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस, इंडिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री पर सिटी की एक रिपोर्ट आई जिसके ठीक बाद ICICI प्रू, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स भी हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है। हरे निशान के साथ यहां पर कामकाज देखने को मिल रहा है, लेकिन इस बीच बाजार में जहां पर रैशनल अप्रोच है, रैशनल नजरिया लगातार हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स का आपके लिए बेहद जरूरी है। वन सच मार्केट एक्सपर्ट मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल, चंदन तापड़िया हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। आइए उनसे जानते हैं वो इस मार्केट को कैसे रीड कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज क्या कर रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है। गुड मॉर्निंग चंदन, थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम। बताएं, बाजार में लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन जबकि कमजोरी हावी होती हुई नजर आ रही है, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है आज के मार्केट से और आपकी तरफ से स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स क्या होंगे? बिल्कुल मानसी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो देखिए, बाजार में ऊपर के लेवल से करेक्ट मूव देखने को मिला है, बट कहीं ना कहीं हम बड़े तौर पे एक बड़े दायरे में हैं। आप 3-4 दिन पहले की बात करें तो निफ्टी ने 24,180 के बॉटम बनाए थे, 24,800 के आसपास के टॉप बनाए थे और पिछले लगभग 12 दिनों से हम उसी दायरे में कामकाज कर रहे हैं। हालांकि फ्राइडे में जो रिकवरी हुई थी वो काफी इंटरेस्टिंग थी, बट पिछले 3 दिनों में उस रिकवरी को नलीफाई हो चुका है, तो इसके लिए थोड़ा सा वापस नर्वस देखने को मिल रहा है। 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो डाउ में लगातार 9वें दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, तो डाउ में करेक्टिव मूव है, इसके लिए इंडियन मार्केट भी यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को सेटबैक दिखा रहा है। उसके अलावा एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि अब वहां पे FOMC मीट है और फेड की मीटिंग के चलते जो भी आउटकम रहेगा वो बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा, नॉट ओनली इंडियन मार्केट बट फॉर ग्लोबल मार्केट एज वेल। और कहीं ना कहीं ट्रम्प की न्यू प्रेसिडेंसी में पहली बार FOMC मीट रहेगी, इसके लिए उस पर फोकस रहेगा। तो कहीं ना कहीं बड़े तौर पे देखें तो 24,000 से लेके 24,600 ये एक बड़ा दायरा रहेगा, उस दायरे में हमें प्ले करना पड़ेगा विथ वोलेटाइल स्विंग्स। अब स्टॉक स्पेसिफिक होकर बात करें तो मेरा ऐसा मानना है कि सिलेक्टिव सेक्टर्स यहाँ पे अच्छा कर रहे हैं और उन सिलेक्टिव सेक्टर्स के सिलेक्टिव पिक्स पे फोकस करना चाहिए। तो पहला तो मेरे ध्यान में रहेगा कोरोमंडल और कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर नेम काफी अच्छा कर रहे हैं इस मार्केट में। स्ट्रेंथ बनी हुई है, मोमेंटम है, नए ब्रेकआउट है, तो कोरोमंडल में खरीदारी की सलाह है। वीकली और डेली चार्ट में राउंडिंग फॉर्मेशंस और इवन राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहे हैं, तो कोरोमंडल पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। 1840 के आसपास का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1930-1940 तक के टारगेट। उसके अलावा सिलेक्टिव होटल अच्छा कर रहे हैं, चाहे आप इंडियन होटल की बात करें या फिर लेमन ट्री की बात करें या फिर सेले होटल की बात करें, तो यहाँ पे एक आपको नजर रखनी चाहिए। इनफैक्ट मैं लेमन ट्री की बात कर रहा हूँ तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, 150 के सपोर्ट से 162 तक के लेवल बनने चाहिए। उसके अलावा एक मिड कैप की तरफ खंगाले तो एक जेके पेपर है जहाँ पे नेरो रेंज प्राइस पैटर्न बन रहा है, 465 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 490 तक के टारगेट बनेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल इंडेक्स बड़े दायरे में है, सिलेक्टिव स्टॉक्स यहाँ पे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, उन सिलेक्टिव स्टॉक्स और सेक्टर पे फोकस करना चाहिए इस बाजार। सेलेक्टिव स्टॉक पिकिंग करें, इंडेक्स को वॉच लिस्ट में रखें, यही लगातार कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का। जेके पेपर पर नीलेश जैन का भी भरोसा और अब चंदन के भी रेडार पर ये स्टॉक कोरोमंडल इंटरनेशनल, ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखा रहा है फ्रॉम इट्स कंसोलिडेशन पैटर्न, रिकॉर्ड हाई इंट्राडे, फिर से हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती के साथ आज के सत्र में टॉप FNO गेनर के तौर पर साबित हुआ है। स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक फ्यूचर्स में नजर आएंगे एंड अबव की DMR लेवल्स के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ, तो इस पर भी फोकस रहना चाहिए। और लेमन ट्री होटल, लीजर स्पेस में होटल्स सेक्टर पर भी लगातार फोकस करें। इनफैक्ट ये कुछ वो मंथ्स हैं जबकि लीजर स्पेस, एंटरटेनमेंट स्पेस, होटल स्टॉक्स काफ़ी अच्छा चलेंगे, टूरिज्म स्पेस, रेलवे स्टॉक्स पर फोकस होना चाहिए। चंदन, अभी हम लाइफ इंश्योरेंस पर बातचीत कर रहे थे, HDFC लाइफ और साथ ही ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, एक टेक आपका इन स्टॉक्स पर भी जानना चाहेंगे। चुनिंदा ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कह सकते हैं और उसके अलावा भी अगर आप देखें इंश्योरेंस प्लेज में पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस लो इवेंचुअल मोमेंटम जो है वो शुरुआत होती हुई नजर आई है, क्या राय होगी टेक्निकली इन स्टॉक्स पर? देखिए, HDFC लाइफ की बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है पिछले लगभग 4 महीने से। सितंबर के स्टार्ट में 760 के आसपास भाव हुआ करता था, अभी 620 के आसपास के लेवल बनाए हैं, तो स्ट्रक्चर वीक है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बन रही है
और कुछ दिनों पहले जो इसका अपडेट आया था कुछ, उसके चलते थोड़ा-सा नर्वसनेस देखने को मिल रहा है। तो कहीं न कहीं स्टॉक बॉटम ढूँढने का प्रयास कर रहा है, बट मेरा मानना है कि 640 के ऊपर निकलेगा, तभी जाके यहाँ पे कोई एक ड्यूरेबल बॉटम बनने की संभावनाएँ बनेगी। एसएससी प्रो की बात करें तो वहीं पे भी वैसे सेटअप है, वीकली चार्ट में नेगेटिव टू रेंज बाउंड बायस है। मल्टीपल हर्डल 700 के आसपास थे, जो सिप्रो के 785 के आसपास हो रहे 685 के आसपास हो रहे। तो दोनों ही काउंटर स्ट्रक्चर डल है, रेंज बाउंड हो रहे हैं, या तो फॉलोअप चाहिए अदरवाइज अवॉइड कीजिए। इस वक्त बाजार पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि मार्केट जो है रिकवरी अटेम्प्ट कर रहा है। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट निचले स्तरों से करीब 200 अंकों की रिकवरी, निफ्टी 24,350 के स्तरों पर ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट्स रिकवर करता हुआ। इंडिया विक्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, वहां पर अब भी 2-2.5% की मजबूती है, विच इज स्टिल अ कंसर्न, लेकिन बाजार रिकवरी अटेम्प्ट जरूर करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मार्केट को कैसे नेविगेट करना है ये बेहद ट्रिकी हो जाता है। मार्केट इस वक्त बहुत ट्रिकी है, ऐसे में सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग, सिलेक्टिव सेक्टर पिकिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नीलेश, जियो फाइनेंस पर एक राय आपसे जानना चाहूँगी। आज के सत्र में स्टॉक में भले ही हम कोई बड़ा एक्शन नहीं देख रहे हैं, बिकवाली का दबाव है, लेकिन ऑलमोस्ट 400 तक के टारगेट्स भी एंटिसिपेट किए जाते हैं स्टॉक के लिए। पिछले 6 महीने के ट्रेंड को अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट पिछले 1 महीने के ट्रेंड को अगर देखेंगे, मजबूती के साइंस नज़र तो आए हैं। गिरावट में जियो फाइनेंस में क्या एंट्री लेने का मौका बन सकता है? बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पर मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं। एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको ब्रेक करने के इमीडिएट रेजिस्टेंस है 340 के आसपास, हालांकि उसके ऊपर निकलने में कामयाबी नहीं मिली है। सपोर्ट अगर हम देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का काफी अच्छा सपोर्ट है, तो बिल्कुल एज ए पोजिशनल ट्रेड इसे ऐड किया जा सकता है गिरावट पे, बट थोड़ा सा लंबा नजरिया यहाँ पे रखना होगा क्योंकि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शायद इमीडिएट अपमूव यहाँ पे देखने को ना मिले। 325 के स्टॉप लॉस से थोड़ी सी डिप मिले तो लॉन्ग करके चल सकते हैं। पोजिशनली 350 और 370 तक के लेवल अगर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स के टाइम होराइजन से देखें तो हो सकता है कि जिस लेवल का आप जिक्र कर रहे थे 400 प्लस, वो लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पिछले 8-10 महीनों से एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे हमें होता हुआ नजर आ रहा है, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक स्टैगर्ड वे में इसे ऐड करके चल सकते हैं। ओके, स्टैगर्ड मैनर में एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पोजिशनल नजरिया रखेंगे, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, मीडियम टू शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव जरूर होगा। 350-370 तक के टारगेट्स यहाँ पर, और उसके बाद 400 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन जरूर किया जा सकता है। इस वक्त बाजार में सपोर्ट्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं फार्मा स्पेस से, IT से और FMCG। आप देखिए, अगर बाजार जब खुले उस वक्त हमने देखा कंजम्पशन या एकमात्र ऐसा सेगमेंट था जहां से शुरुआत मजबूती के साथ होती दिखी। उसके बाद डिफेंसिव में फार्मा और IT ने भी बाजार की कमान जरूर संभाली। हमारे साथ नरेश मिरानी भी जुड़ गए, आइए उनका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग नरेश, मार्केट पर आपकी रीडिंग और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपका फोकस एरिया क्या है? सो ओवरऑल मार्केट में वही रेंज बाउंड मूव्स है, 24,200, 300 डाउनसाइड पर, 24,800, 900। जब तक ये बैंड में है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी थोड़ा चॉपी होगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो आइडिया रहेगा, सबसे पहले बाय रहेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। स्टॉक में अगर हम देखें तो 1600 का टॉप बनने के बाद जो ये फॉल में 1220 का लो बना था, अब मेरा मानना ये है कि यहाँ से एक बाउंस बैक तो बनता है। अगर ये ब्रेक भी होना हो लो, आइडियली ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो वही स्टॉप लॉस होगा 1220 का, बाउंस बैक टारगेट होगा 1320 का। दूसरा सेल रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज पर, जहाँ पे कल हमने शॉर्ट टर्म ब्रेकडाउन देखा, रेंज ब्रेकडाउन देखा है, और स्टॉक ने ज्यादा करेक्ट भी नहीं किया लास्ट काफी टाइम से, तो ये एक ब्रेकडाउन कर सकता है। स्टॉप लॉस होगा 3140 का, टारगेट होगा 2900 का। 2900 का टारगेट, 3140 का स्टॉप लॉस पिडिलाइट के लिए। कल भी हमने तेज गिरावट देखी थी पिडिलाइट में, और आज फिर से ये थोड़ा सा वोलेटाइल है शुरुआती ट्रेड में, लेकिन गिरावट बढ़ सकती है और आपको शॉर्ट करने की सलाह है इसमें नरेश जी की तरफ से। बाजार में लोअर लेवल से रिकवरी आई तो है। अच्छा, आई किसके दम पर है? आई रिलायंस के दम पर ही है। 1% ऊपर रिलायंस कारोबार कर रहा है। कुछ जो बड़े स्टॉक्स हैं ना, उनके जरिए जरा चेक कर लेते हैं कि बाजार की स्थिति क्या है। रिलायंस इस वक्त ऊपर है। HDFC बैंक में भी हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से थोड़ी थोड़ी रिकवरी की कोशिश ज़रूर होती हुई दिख रही है। सपाट कारोबार इस वक्त है, लेकिन निचले स्तरों से ऊपर ये आया है HDFC बैंक का शेयर। इसके अलावा TCS, इन्फोसिस, वेटेज के लिहाज से ये दो बड़े शेयर हैं, और TCS, इन्फोसिस में आपको तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ दिखेगा। वेटेज के लिहाज से एक और बड़ा शेयर है L&T, लेकिन गिरावट है इसमें 1% के आसपास की, और निफ्टी के सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में ये शामिल है। फार्मा में आज जो स्ट्रेंथ है, डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला,
ये लीड कर रहे हैं, इनमें तेजी हो रही है। चंदन जी, एक बार जरा ना फार्मा में अगर ये फ्रंटलाइनर्स में अगर आपको कहीं मौके दिख रहे हैं उनके बारे में बताइएगा। और पिरामल फार्मा कल चलता हुआ दिखाई दे रहा था शेयर, आज भी उसमें स्ट्रेंथ है क्योंकि जेम फाइनेंशियल की रिपोर्ट आई थी, बाय की रिकमेंडेशन थी और ऊपर के टारगेट दिए गए थे। 36% अपसाइड की उन्होंने उम्मीद जताई थी। जरा उस पर भी व्यू दीजिएगा, पिरामल फार्मा भी कितना चलेगा ये बात देखिए, कहीं ना कहीं बाजार और फार्मा की बात करें तो बाजार तो ब्रॉडर रेंज में है और अच्छी बात है कि नीचे के लेवल से सपोर्ट आ रहा है। वापस 24,444 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, उसके ऊपर ही बुल्स को कंफर्टेबल देखने को मिलेगा बाजार में। और सिमिलरली आप निफ्टी फार्मा की बात करें तो निफ्टी फार्मा पिछले कुछ दिनों से रेंज बाउंड टू करेक्टिव मूव दिखा रहा है। मैं लगभग यहाँ पे आपको 12-13 दिन की बात बता रहा हूँ, तो रेंज बाउंड मूव का बॉटम अप्रोच अब देखने को मिल रहा है लोअर टाइम फ्रेम में। और आज के मार्केट में फार्मा इंडेक्स ने लगभग 1.5% की बढ़त देखी है। अब आप पिरामल फार्मा की बात करें या फिर लुपिन या दूसरे काउंटर की बात करें तो सब में रिकवरी हो रही है। आप कहीं ना कहीं नोटिस करोगे तो राउंडिंग फॉर्मेशंस विद एक ट्रायंगल, रनिंग ट्रायंगल और रनिंग चैनल का पैटर्न बन रहा है। मल्टीपल सपोर्ट है 245 के आसपास, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है और जिस हिसाब से सेटअप बना है लग रहा है कि अपर बैंड ऑफ द चैनल जाना चाहिए। तो 261 के आसपास का सपोर्ट होगा 283 तक के टारगेट के लिए। दूसरे फार्मा काउंटर्स की बात करें तो लुपिन में भी कहीं ना कहीं आज एक बुलिश एनगल्फिंग जैसा पैटर्न बन रहा है। ओपन लो सेम है, कहीं ना कहीं बुलिश बेल्ट होल्ड भी बन रहा है। तो 4 दिन का करेक्टिव मूव कंप्लीट होके यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ रही है। तो पिरामल फार्मा के अलावा लुपिन फोकस में रहेगा और हल्का सा फॉलो अप आता है तो सन फार्मा में ब्रेकआउट हो जाएगा। यहाँ से सन फार्मा थोड़ा सा 5-10 रुपए भी चला तो 2-2.5% की चाल दिखाता हुआ एक लोअर टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट दिखेगा। इवन डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर में भी ये माहौल है। तो कहीं ना कहीं सारे के सारे फार्मा काफी दिनों के बाद में बॉटम अप्रोच बना के फॉलो अप एक्टिविटी दिखाने के लिए तैयार है, तो बिल्कुल रेडार पे यहाँ पे रखनी चाहिए। ठीक है, फार्मा स्टॉक्स को आप रडार पर रखिए, आपके लिए इसमें मौके निश्चित तौर पर बन सकते हैं। फार्मा के साथ साथ एक और स्पेस है जहां पर कल हमने बाइंग देखी थी, आज भी वहां पर बाइंग हो रही है, हालांकि उतनी तगड़ी बाइंग नहीं है। कोरोमंडल, फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर 1 से 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। कैश वाले कुछ स्टॉक्स पर जरा नजर डालते हैं और ध्वनि आपसे व्यू लेंगे। ITI, MTNL, टाटा टेली, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक मोमेंटम है शुरुआत में। कहीं आपको मौका दिख रहा है क्या इन शेयरों में? जी बिल्कुल अभिषेक जी, यहाँ पे जिन्हीं काउंटर्स का आपने जिक्र करा है उसमें से अगर आप देखें यहाँ पे तो MTNL का जो काउंटर है उसके अंदर आपको एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे पिछले 7 सेशन से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ सपोर्ट लेवल जो है वो 53 रुपीस 50 पैसे के लेवल्स के पास यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन स्टॉक के अंदर बनी है और वहां से आपको एक ब्रेकआउट के लिए रेडी है स्टॉक ऑन द हायर साइड। जैसे ही ऊपर की तरफ में स्टॉक यहाँ पे अपना आज का जो हाई फॉर्मेशन बनाया है 59 के लेवल के पास उसको क्रॉस करता है तो आपको इसके अंदर वापस से एक तेजी देखने को मिलेगी। तो 59 की लेवल्स के ऊपर MTNL के अंदर एक बाय रिकमेंडेड रहेगा, कंडीशनली उसके ऊपर ही बाय करे। ऊपर की तरफ टारगेट जो है वो आपको 65 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा और स्टॉप लॉस खास करके उस समय ध्यान रखें नीचे 53 का मेंटेन करना है। ठीक है, 53 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ आप MTNL में खरीदारी कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस स्टॉक्स में भी कुछ खरीदारी हो रही है और न्यू इंडिया एश्योरेंस में हम देख रहे हैं कि 2-2.5% के आसपास की तेजी है। 2-3 हफ्ते पहले खबर आई थी कि इनको एक बड़ा टैक्स रिफंड भी मिला था सरकार की तरफ से 2000 करोड़ रुपए के आसपास का, और हाल फिलहाल भी ठीक ठाक पॉजिटिव खबरें आई इस स्पेस को लेकर। चंदन जी, जरा न्यू इंडिया एश्योरेंस भी चेक कीजिए, और कोई तो एक्सपर्ट थे आज GIC RE बोल रहे थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप जरा दोनों स्टॉक जरा चेक कर लीजिए, न्यू इंडिया एश्योरेंस और GIC RE। मैं पहले तो GIC RE पे फोकस कर लेता हूँ, वहां पे मुझे सेटअप अच्छा लग रहा है। GIC RE की बात करें तो यहाँ पे लगातार पिछले 5 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और मंथली चार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। इस महीने लगभग 15% की बढ़त बनी हुई है और ओवरऑल देखें तो 2017 से लेके 2021 तक लोअर टॉप लोअर बॉटम बन के 450 से काउंटर लगभग 80-100 रुपए तक गया था और वापस 4 साल में रिकवरी। तो कहीं ना कहीं वी शेप रिकवरी यहाँ पे ईयरली और क्वार्टरली चार्ट में देखने को मिली है। जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ है स्टॉक न्यू लाइफ टाइम हाई में राउंडिंग फॉर्मेशन करके बिगर टाइम फ्रेम में एंटर हुआ है, तो काफी अच्छा सेटअप यहाँ पे है। मेरे हिसाब से
ओवरऑल देखें पोजिशनली तो 25 से 50% तक के मूवमेंट यहाँ पे बनने चाहिए, बट इंट्राडे स्विंग की बात करें तो 445 का सपोर्ट लगाइए, ऊपर में 475 470 तक के टारगेट के लिए। NIACL की आपने बात की, न्यू इंडिया एश्योरेंस, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट अप्रोच बन रहा है, क्योंकि स्टॉक्स में काफी एक ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली देखने को मिली। जुलाई एंड से लेके कुछ वीक पहले तक प्रॉफिट बुकिंग बन रहा था 310 से लेके लगभग 170 तक, बट अब थोड़े से बेस ऊपर बन रहे, 200 के आसपास हायर बेस बन रहे, जो इसको 222 225 तक के लिए लेके जा सकते हैं। ठीक है, 225 रुपए तक ये शेयर जा सकता है। वाटिक वाबाग, आज का ये मेजर एक्सीडेंट है, 15-16% आपको फिलहाल ये शेयर नीचे दिखेगा, 1600 रुपये का भाव। और कल जो इसकी क्लोजिंग थी 1885 रुपये की थी, वहाँ से एक झटके में ये 300 रुपये के आसपास टूट गया वाटिक वाबा। और वजह इसकी ये है कि एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल हुआ है सऊदी अरब की तरफ से 2700 करोड़ रुपए का। इस पर जरा एक व्यू दीजिए नीलेश जी आप, मतलब ये 15% टूटना शेयर का, क्या ये ओवर रिएक्शन है? क्या शेयर बस ये एक दिन की गिरावट के बाद ये संभल जाएगा? लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे होंगे, आप किस तरह से देख रहे हैं गिरावट को और करना क्या चाहिए इसमें? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए अगर आज का मूव अगर हम छोड़ दें तो उसके अलावा स्टॉक में लगातार हमने एक सेक्युलर अप ट्रेंड में मूवमेंट देखा है। हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहे हैं, लगातार एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी लिया है, और एक नए रिकॉर्ड हाई के बनाने के बाद इस प्रकार का मूव थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। बट बेहतर होगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करें, क्योंकि आज के वॉल्यूम अभी तक सिंस मॉर्निंग विद इन 1 आवर काफी बड़ा स्पर्ट हमें वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा कंसोलिडेशन यहाँ पे होता हुआ नजर आए, तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा इंतजार करें, वेट एंड वॉच करें। सस्टेन कितना मूव करता है 1600 के ऊपर, अगर ये सस्टेन कर जाता है तो फिर से हम एक पुल बैक टूवर्ड्स 1700 टू 1800 का देखने को मिल सकता है। तो जल्दबाजी ना करते हुए थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बट मेजर स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, और थोड़ी सी अगर डिप मिले तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होंगे, क्योंकि 1400 के आसपास इसका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लें। नेगेटिव न्यूज़ फ्लो इस वक्त है और न्यूज़ फ्लो का ही इम्पैक्ट नज़र आ रहा है और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखें। 1700 तक के टारगेट्स नज़र आ सकते हैं, लेकिन इस वक्त कोई भी पोजीशन लेना सही नहीं होगा। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सेगमेंट ऑप्शन का चैंपियन का रुख करते हैं। नीलेश, आज ड्यूरिंग द शो भी आपने हमारा साथ निभाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ऑप्शन की दमदार रणनीति भी हम आपसे ही जानने वाले हैं, बताइए कौन सी है आपकी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी आज? बिल्कुल मानसी, देखिए आज जो सेक्टर बस कर रहा है वो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। तो फार्मा इंडेक्स में काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमें देखने को मिल रहा है, और इसी स्पेस में से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन हमें लुपिन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 4 दिनों की लगातार एक गिरावट हमने देखी, और आज एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पे फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, 2120 से लेके 2140 तक का फॉलोअप मूव हमें देखने को मिल सकता है। अंडरलाइन में सपोर्ट जो है वो 2050 के आसपास, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन के जरिए लुपिन को प्ले किया जा सकता है। लुपिन का 2100 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 26 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी, और इसी पर्टिकुलर ऑप्शन का जो स्टॉप लॉस लगाना होगा 16 रुपए का। पहला टारगेट 36, दूसरा टारगेट 50 का होगा। इसका लॉट साइज 425 का है, इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज 4250 का रिस्क है पर लॉट, एंड पर लॉट मुनाफा 10,200 का यहाँ पे बनता हुआ नजर आ सकता है। तो ओवरऑल विद इन फार्मा पैक, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, इनफैक्ट ये सारे ही स्टॉक्स आज एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखा रहे हैं। तो लुपिन एक प्रीफर्ड बेट हमारी ओर से होगी, जहां पे हम एक मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 2120 से 2140 का। एब्सोल्युटली नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका अपना समय हमें देने के लिए, ऑप्शन की रणनीति और साथ ही बाजार पर अभी बाजार खुलने के बाद अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अपनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस देने के लिए। सो क्लियरली लुपिन पर रणनीति है ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी के तौर पर नीलेश की तरफ से, आपकी स्क्रीन पर वो आपने स्ट्रैटेजी देख ली, और इनफैक्ट फार्मा स्पेस पर नज़र भी होनी चाहिए। टॉप सेक्टोरल परफॉर्मर है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर हमारा ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, और एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है, इसी के चलते अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद इस ट्रेडिंग में एफएनओ ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन चलिए फार्मा स्पेस की जहां हम बात कर रहे हैं,
टॉप सेक्टोरल परफॉर्मर, करीब 325 अंकों की मजबूती निफ्टी फार्मा इंडेक्स में। इस वक्त हम देख रहे हैं दिन के उच्चतम स्तर पर यह सेक्टर ट्रेड करता हुआ। फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक आज दिन की शुरुआत से ही ध्वनि, इनफैक्ट हम इसकी बात कर भी रहे थे, सीडीएमओ स्पेस वन अनदर स्पेस जो कि बडिंग है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक के साथ सीडीएमओ की भी बात हम करना शुरू कर दें, क्योंकि इंडियन सीडीएमओ प्लेयर्स जो है सिर्फ और सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी अपना परचम लहराने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कुछ बायोसिक्योर एक्ट्स हैं जो कि होल्ड पर है, जिसके चलते इस वक्त सेंटिमेंट्स डेवलप हुए नहीं हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा स्पेस जो है फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक, सिर्फ लार्जर प्लेयर्स लाइक डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सिप्ला ही नहीं, छोटी मझौली कंपनियां भी इस वक्त मजबूती दिखा रही है। कोई टॉप बेट आपकी तरफ से? इनफैक्ट मानसी, आप डायग्नोस्टिक स्टॉक्स की बात करें तो वहां पे लैब्स जो है, लैब्स के काउंटर यहाँ पे मिस नहीं करने चाहिए। अगर आप यहाँ पे चार्टिकल स्ट्रक्चर्स देखें जिसमें इप्का लैब, लॉरस लैब के आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो वहां पे आपको ब्रेकआउट्स और मोमेंटम बाइंग देखने को मिल रही है। खास करके इप्का लैब के काउंटर के अंदर आज के सेशन में हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, जहां पे अगर आप डेली स्ट्रक्चर पे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बनाए, कनेक्टिंग आपके जो अक्टूबर के हाइज बने थे वहां से लेके, तो इसके अंदर आपको एक ब्रेकआउट विटनेस करने को मिल रहा है, जहां से बाइंग एक्शन फर्दर ऑन द हायर साइड इसके अंदर कंटिन्यू हो सकता है। 1620 के लेवल्स तक यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। स्टॉप लॉस इसके अंदर खास करके ध्यान में रखना है, नीचे की तरफ 1558 का लेवल जो है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। और लॉरस लैब्स के अंदर भी अगर आप देखें तो लॉरस लैब्स में भी स्लो एंड स्टैगर्ड बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है। इसका इंट्राडे स्ट्रक्चर जो है 30 मिनट्स पे वो काफी इंटरेस्टिंग हो जा रहा है। आज के दिन के जो यहाँ पे हाइज बनाए हैं 577-78 के लेवल्स के पास, वो एक ब्रेकआउट इसके अंदर वहां पे आपको विटनेस करने को मिलेगा। तो इप्का लैब के अंदर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है और लॉरस लैब ब्रेकआउट की तैयारी में है। तो चलिए ये राय एक बार लेबोरेटरी काउंटर्स पर। नरेश जी, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने जा रहा है बाजार खुले हुए। इस वक्त हम देख रहे हैं सिलेक्टिव मूव जरूर नजर आ रहे हैं। आपकी नजर कौन से सेक्टर पर है, और अगर इस वक्त कोई स्टॉक आपके रेडार पर आ रहा है? तो जो स्टॉक रडार पर रहेगा सबसे पहले वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कोई भी रिकवरी नहीं हुई। अगर हम देखें ओवरऑल जो 1600 का टॉप बना था वहां से, सो यहाँ पे 1220 जो रीसेंट लो होल्ड करने की कोशिश जारी है, तो यहाँ पे 1220 के स्टॉप लॉस से ये शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजिशनल बाई होगा। और दूसरा रहेगा कोरोमंडल फर्टिलाइजर, जिसने एक नया ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, तो इंटरडे डिप में कोरोमंडल फर्टिलाइजर बाई बनेगा। चलिए रिलायंस और कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर राय रहेगी। और ये स्टॉक तो इनफैक्ट आउट परफॉर्म कर भी रहा है, ऊपरी स्तरों से थोड़े से गेंस फिजल आउट होते हुए प्रॉफिट बुकिंग के साइंस इस वक्त नजर आ रहे हैं, लेकिन 1840 के स्तर पर अब भी मजबूती कायम है यहाँ पर। चंदन जी, कल एक सुर में आप आईटी सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर पर अपना भरोसा जता रहे थे, और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे आईटी स्पेस में अच्छा खासा एक्शन हम देख भी रहे हैं। नॉट जस्ट द लार्जर प्लेयर्स, अगेन मिड कैप आईटी का खेमा भी है जहां पर नजर होनी चाहिए, और रियल एस्टेट तो है ही। होटल स्टॉक्स पर भी लगातार आपके पॉजिटिव आउटलुक्स हम सुनते आए हैं, लेकिन रियल एस्टेट और आईटी में इस वक्त, आईटी बिल्कुल चल रहा है, रियल एस्टेट क्या आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है इस वक्त अगर एंट्री पॉइंट्स ढूंढने हैं? क्योंकि हल्की सी बिकवाली इस सेक्टर में आज के सत्र में, लाइक एवरी डे, ये सेक्टर आज नहीं परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल मानसी जी, देखिए पिछले लगातार कुछ दिनों से हम निफ्टी आईटी पे फोकस कर रहे हैं और निफ्टी रियल्टी में हमने एक बड़ा ब्रेकआउट देखा है। बट देखिए अब कहीं ना कहीं बाजार की लेवल को तोड़ेगा तो सेलेक्टिव सेक्टर रोटेशन वापस देखने को मिलेगा। मुझे याद है कल के सत्र में हमने ओबेरॉय रियल्टी की बात की, लोढ़ा की बात की, इनफैक्ट अनंत राज पे रिकमेंडेशन दिया और काफी बड़े मूव देखने को मिले। तो याद रखें जब मार्केट एक ब्रॉडर रेंज में रहेगा तो आपको सेक्टर चर्न देखने को मिलेगा, सेलेक्टिव सेक्टर वर्क करेंगे यहाँ पे। तो उस लिहाज से यदि आप देखें तो निफ्टी आईटी पे तो मेरे को भरोसा है ही, क्योंकि निफ्टी आईटी कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है। बट डाउ जो पिछले 9 दिनों से मुनाफा वसूली देखी है, कहीं ना कहीं सेलेक्टिव आईटी काउंटर अपने मोमेंटम को पोज भी कर सकते हैं। तो डिक्सन हमारा 20,000 का टारगेट है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप आएगा टुवर्ड्स 18,400 500, तब यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। इनफैक्ट कोफोर्ज है, उसमें भी 10,000 के टारगेट होने चाहिए, बट ऑलरेडी काफी चल चुका है, तो हल्का सा डिप आएगा तब वापस ट्रेड सेटअप बनेंगे। तो नए सेक्टर के रुझान देखें तो मेरे हिसाब से आपको सिलेक्टिव फर्टिलाइजर पे फोकस करना चाहिए, सिलेक्टिव होटल नेम पे फोकस करना चाहिए। उनमें से लेमन ट्री और कोरोमंडल 2 नाम है जो हमारे रडार पे आ रहे हैं। तो बाजार में जिस हिसाब से मोमेंटम बना है और मोमेंटम अटक जा रहा है, सिलेक्टिव सेक्टर पे आपको बेट चेंज करना पड़ेगा, सिलेक्टिव स्टॉक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा। बिल्कुल, बाजार वैसा ही है। आप ना स्टॉक्स पर फोकस कीजिए, आप सेक्टर्स पर फोकस कीजिए, देखिए कहाँ पर अच्छी न्यूज़ आ रही है।
और आज जो हम बाजार देख रहे हैं ना, अब फिर से देखिए 60-70 अंकों के आसपास ही कमजोरी निफ्टी में हो गई है, तो कमजोरी बढ़ने की शुरुआत हो गई है। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है इस वक्त 350 अंकों के आसपास की। तो जो थोड़ी थोड़ी नीचे से लग रहा था कि शायद बाइंग आएगी, वो फिजल आउट हो गई है और आज फिर से प्रेशर बनने का काम कर रहे हैं शेयर HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI। यहाँ पर गिरावट हम देख रहे हैं। हालांकि अभी भी 2 शेयर आपको तेजी वाले दिखेंगे, IDFC फर्स्ट बैंक और AU बैंक में हल्की हल्की सी तेजी है, लेकिन डिफेंसिव्स की तरफ बाजार टिल्ट हो रहा है, चर्निंग हो रही है। और IT, फार्मा, कंजम्पशन, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज आपको मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। रिलायंस अभी कुछ ही मिनट पहले 1% ऊपर था, लेकिन अब जो बढ़त रहेगी रिलायंस की वो आधे % के आसपास की ही रह गई है। तो ये चीज़ बाजार में आप देख रहे हैं। लगभग डबल स्टॉक्स ने गिरावट वाले तेजी वाले शेयरों के मुकाबले 800 शेयर हैं तेजी के, 1500 से ज़्यादा शेयर हैं इस वक्त मजबूती वाले। और निफ्टी बैंक 52,500 के भी नीचे आकर अब ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, एक आपको इंटरव्यू सुनाते हैं और वो इंटरव्यू है मारुति के मैनेजमेंट का। दरअसल भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी है ये मारुति, और इस साल पहली बार 20 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया है कंपनी ने। आगे एक्सपोर्ट कैसी करेगी, क्षमता विस्तार को लेकर क्या कंपनी की योजना है, इस पर कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राहुल भारती से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने। आप भी सुनिए। मारुति सुजुकी पहली कार निर्माता बना है भारत का जिसने 2 मिलियन प्रोडक्शन यूनिट का जो लक्ष्य है उसे हासिल किया है इस साल में अभी तक। इसकी वजह क्या रही, आगे कैसा देख रहे हैं इसको, ये सब बताएंगे हमें राहुल भारती जी जो ईडी हैं मारुति सुजुकी के। राहुल जी शुक्रिया बातचीत के लिए। शुरू करते हैं 2 मिलियन यूनिट से, माइलस्टोन है आपके लिए। एक पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा डिस्ट्रीब्यूशन इसका, क्या मतलब है इसका आपके लिए? 20 लाख का जो हमने ये मील पत्थर इस बार कंप्लीट किया है दिसंबर में, एक कैलेंडर ईयर में 20 लाख प्रोडक्शन, ना सिर्फ मारुति के लिए बल्कि मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए बहुत गौरवपूर्ण और बहुत खुशहद मौका है, क्योंकि अब हिंदुस्तान विश्व के कई देशों से अधिक हो गया है। आप ये मान के चलिए कि सिर्फ एक कंपनी मारुति सुजुकी विश्व के कई देशों से कार प्रोडक्शन में आगे हो गया है। यूके, इटली, फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील, इन सब की जो एक साल में प्रोडक्शन होती है उससे कहीं अधिक मारुति सुजुकी एक कंपनी की प्रोडक्शन अधिक हुई है इस कैलेंडर ईयर में। और ये आगे आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा एक संकेत है कि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ पाएगा, इस दिशा में अग्रसर हो पाएगा।